Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as हमसे है ज़माना by समरा बुखारी. So let's start it. स्कूल स्टार्ट करने के लिए पहला काम तो एक मुनासिब सी इमारत का है आपाजान, और मैं आजकल इसी काम में लगा हुआ हूँ ना। मैं पूछती हूँ इब्राहिम, ऐसा कौन सा महल चाहिए तुम्हें जो मिल के ही नहीं दे रहा? ये दुकानें तो हमारे पिछवाड़े ही खाली पड़ी हैं भी खासे पुराने से कम किराए पर ही मिल जाएंगे। आपाजान, अब एक काम अगर शुरू करने की ठान ही ली है तो क्यों ना ज़रा आला पैमाने पर किया जाए। बच्चों को तो जहाँ भी बिठा दो बगैर नाक मुंह चढ़ाए बैठ जाएंगे, मगर वालिदैन अपने जिगर गोशों के लिए बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं, और वालिदैन सबसे पहले जिस चीज़ से मुतासिर हो सकते हैं वो स्कूल की बावकार सी इमारत ही हुआ करती है। अब इस इलाके में तो रहायशी मकान ही हैं, ऐसी पुरवक्कार इमारत मेरी नज़र में कोई नहीं। उन्होंने नफ़ी में सहेला। खैर, अब ऐसी भी मायूसी की बातें ना करें। इन गलियों से बाहर निकलें तो काफ़ी इमारतें ऐसी हैं जिन पर मेरी नज़र है, और अब मैं जवाद और अशबील को भी इस काम पर लगाने का सोच रहा हूँ। तुम खुद करो ये काम, उन लोंडो लयाड़ों को भला क्या पता। जहाँ मालिक मकान 10 लेने पर राजी होगा वहाँ ये 20 पर बात टिकाएंगे। इससे पहले नाना मामू कुछ जवाब में कहते, अमरूदों पर नमक मिर्च मसाले डाले, उन्हें सलीके से प्लेट में टुकड़ों की सूरत में सजाए। अशबील चला आया। एहे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादी ने लंबा सांस खींचकर अमरूद की खुशबू अपने अंदर उतारी। लीजिए, खाकर भी देखिए, खासे फीके हैं। जब वो दोनों एक एक टुकड़ा उठा चुके तो जुमला मुकम्मल किया। दादी ने घूर कर देखा, अमरूद का टुकड़ा मुंह में रख कर बुरा सा मुंह बनाया और बोली, मैं भी कहूँ तुम हमें क्यों पेश कर रहे हो? अभी आधी प्लेट तो शादा को खिलाकर आया हूँ। कितनी मर्तबा कहा है नामुराद, इन काम करने वालियों से ज्यादा दोस्ती न बनाया कर। घर घर जाती हैं, एक की 10 लगाकर बदनाम करती हैं। फीके अमरूद खिलाने को दोस्ती का नाम दे रही हैं। वो हैरान हुआ। अरे बेअकल, मैं तेरी नहीं इसकी बात कर रही हूँ। ये अनपढ़ जाहिल और खुली डुल्ली लड़कियां गलत फहमी का शिकार भी बड़ी जल्दी होती हैं। अब ना देखूं मैं तुझे उसके आसपास, वरना सच कहती हूँ जो सना भी मोहल्ले में किसी जबान पर तेरा और उसका नाम एक साथ आया, मैंने फिर कुछ नहीं देखना। उसी के साथ तेरा ब्याह कर देना है। यानी एक पढ़ी लिखी लड़की जो मेरा मुकद्दर बनने की आस लिए दुनिया में आई है, उसे कंवारा ही रह जाने देना है कि जाहिर है अब उसकी शादी तो किसी पीनी शादा नच्छों की फैमिली के बांके सजीले से नहीं हो सकती। अगर इतना ही ख्याल है तो इंसान बन, अकल के ना खुले होश के। उसने तसीह की, मेरी जबान ना पकड़ा कर। और कहाँ है माँ तेरी? उसे कहा था मुझे सब्जी ला दे, मैं बना देती हूँ। मैंने मना कर दिया, आज सब्जी नहीं पकेगी। तो क्या पकेगा? आलू के पराठे बना ले। वही लेने मैं बाजार जा रहा था, बस बातों में भूल गया। आलू के पराठे? नाना मामू ने पसंदीदगी से सर हिलाया। ये तो बड़ा लंबा काम है। हाँ, वो बेचारी लगी रहेगी, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। एक बेटी दे देता 100 काम करवाती, माँ और दादी को पलंग पर बिठा कर खिलाती। अब है ना मेरी एक ही पोती नीलमा, जब भी जाती हूँ माँ के साथ कामों में लगी होती है। बाप की भी बड़ी खिदमत करती है, मेरे भी हाथ पांव दाबती है। जब से उसने सिलाई सीखी है अब तो मेरे कपड़े भी वही सीती है, और ऐसे सुथरे सीती है कि देख कर जी खुश होता है। तो बस फिर क्यों ना शुक्री कर रही हैं? दी है ना अल्लाह ने। एक हीरा सिफ्त, चंदे आफताब, चंदे महताब, नेक सीरत, नेक सूरत, सिली का शुआरो, वफाशार, घर की शान, घर वालों की जान, मोहब्बतों में गुंधी पोती। उसने चबा चबा कर कहा, हाँ दी है। मैं तो ये कह रही हूँ जैसे अल्लाह ने जवाद को एक बहन देकर उस घर में रौनक और रोशनी उतारी है, ऐसे ही एक नन्ही परी इधर भी आ जाती। तेरी माँ जो सारा दिन कामों में लगी रहती है, उसका हाथ बटाती, घर में हंसती खेलती फिरती, उसके गोटे सितारों, मोतियों, रंग बरंग धागों, कढ़ाइयों वाले कपड़ों से घर में भी रंग आ जाते। आपाजान जो नहीं है उसका क्या जिक्र। हम एक बात कर रहे थे, वो तो दरमियान में ही रह गई। नाना मामू ने टोका, अहम बात क्या? किसी शादी ब्याह का जिक्र है? अशबील खड़े से बैठ गया।
شادی بیاہ کو ہم تو ترس گئے، کب ہمارے لڑکے اس قابل ہوں گے، کب ہم بیاہ شادی کے پروگرام بنائیں گے۔ تو دادی پروگرام بنانے پر کون سا خرچہ آتا ہے؟ اور پتہ ہے خوش کن باتیں کرنے سے صحت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ بتائیں نانا ماموں کی شادی پر آپ غرارہ بنائیں گی یا لہنگا؟ یہ کیا بےہودگی ہے، میری شادی کا کیا ذکر؟ نانا ماموں جھلائے۔ لیجئے، اب جھلانا بھی شروع کر دیا۔ وہ دن دور نہیں جب اس ذکر پر شرمائیں گے اور پھر چپکے چپکے مسکرائیں گے۔ مت بھولو اشبیل، میرے پیروں میں اس وقت پشاوری چپل ہے۔ اچھا، کیا یاد دلایا۔ میں اب جلد آپ کے لیے چکوال کے کھسے کا آرڈر دوں گا، پہننے میں بے مثال، کھانے میں لاجواب۔ اشبیل پتر، جا کر اپنے کمرے میں آرام کر۔ دادی نے اس کی باتوں سے اکتا کر ٹالنا چاہا۔ آرام کہاں ہماری قسمت میں؟ امی نے آج میرا سارا کمرہ تلپٹ کروایا ہوا ہے، کہتی ہیں ایک ایک کونے خدرے کی صفائی ہوگی، اور اس وقت آفت کی پرکالا صفائی کا فریضہ انجام دے رہی ہیں جسے پھیکے امرود کھلانا بھی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اچھا جا اپنے تایا کے گھر ہو آ، وہ جواد بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ انتظار کیوں کر رہا ہوگا؟ پاؤں میں مہندی تھوڑی لگی ہے، آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ وہ اب دادی کے بستر پر آ بیٹھا۔ تمہاری اس چرب زبانی کی آج کل مجھے بہت ضرورت ہے۔ جا کر والدین کو ہمارے اسکول کی خوبیوں سے آگاہ کرو اور آمادہ کرو کہ وہ اپنے جگر گوشوں کو ہمارے ہی اسکول میں ایڈمیشن دلوائیں۔ پہلے اسکول تو قائم کروا لیں، جب وہ ایڈریس پوچھیں گے تو کیا میں نہیں کیا لکھا ہوا ہے وہاں کا پتہ بتاؤں گا؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، اب اگر ایک کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو دیر نہ کرو، جلدی کام شروع کر دو۔ دادی کیا خیال ہے ایک معزز سی سیٹ آپ کے لیے بھی نہ رکھ لی جائے؟ سچ، ذرا تصور کی بند آنکھ کھولیے، خود کو انگوری کلر کی ساڑی میں دیکھیے، بالوں کا سفید کلر اخروٹی کلر میں ڈھل چکا ہے، آنکھوں پر بدرنگ نہیں بلکہ سنہری فریم کی اینک اور اینک کے پیچھے مغرور نگاہیں ہیں، گلے میں موتیوں کی مالا اور کانوں میں ہیرے کے ٹاپس۔ خیر فی الحال تو ہیرے کے نہیں مل سکتے، ہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دوست ہیرے سے اس کی ماں کے مانگ لوں۔ ابا اس کا 10 سال دبئی میں رہا ہے، بڑا زیور ہے اس کی اماں کے پاس، جب پہنتی ہیں خوب چمکتا ہے اور اپنی قیمت سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو ہم شاندار سا آفس بھی دیں گے، وہاں بیٹھ کر شکایت کے لیے آنے والی مدرس کی طبیعت صاف کیا کرنا۔ اس عمر میں ہم سے نہیں ہوتی یہ نوکریاں وغیرہ، اور خیر سے اللہ مجھے ضرورت بھی کیا ہے، میرے بیٹے کماتے ہیں، اب بھائی اور پوتے بھی کمانے لگیں گے۔ بھائی کبھی نکما نکارا نہیں بیٹا، وقت سے پہلے پینشن لے لی تھی اس لیے گھر میں نظر آتا ہوں۔ نانا ماموں نے جھٹ یاد دلایا۔ ہاں، وہ گولڈن شیک ہینڈ مصیبت اچھے بھلے کام سے لگے مردوں کو گھر بٹھا دیا۔ آپا جان، بات پھر کہیں سے کہیں جا رہی ہے، جانے دے، ہمارے پاس موضوعات کی کمی ہے کیا؟ ایک چھیڑتے ہیں ہزار آتے ہیں، اب ہزار سے ہی یاد آیا، آپ یہ جلد ہی طے کر لیں ملازمین کو تنخواہیں کیا دیں گے تاکہ اس کی روشنی میں ہم بھرتی کا کام تو شروع کریں۔ واقعی ابراہیم، اشبیل نے یہ بات تو اچھی کہی ہے، تم کچھ تو کرو، کیوں خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہو؟ آپا، آپ بھی کبھی کبھی بے حد زیادتی کر جاتی ہیں۔ اور ہاں اشبیل سنو، ٹیچر صرف میٹرک اور ایف اے پاس لڑکیاں ہی رکھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کم عمر اعتماد سے ماری اور دنیا کے چلن سے ناواقف ہوتی ہیں، دوسرا اپنی قابلیت پر بھی شرمندہ ہوتی ہیں، اسی لیے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتی، جو ملتا ہے صبر شکر کر کے لے لیتی ہیں۔ آپ تو واقعی کاروباری ہو گئے ہیں نانا ماموں، پتہ نہیں یہ تعریف تھی یا طنز، انہوں نے خیال نہیں کیا۔ اسبات نے سر ہلایا اور بولے، اور جو اکاؤنٹ کے شعبے میں اور چند دوسرے شعبوں میں مرد ملازمین رکھے جائیں گے وہ زیادہ عمر کے لیے جائیں گے، جنہیں روٹی کپڑے کی فکر سے زیادہ وقت کاٹنے کی فکر ہوگی، اور وہ اس نوکری کو ہمارا احسان سمجھ کر کریں گے۔ بھتیرے مل جائیں گے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کینٹین ہم بے حد شاندار بنائیں گے اور کوشش کریں گے جو والدین صبح بچوں کو چھوڑنے آئیں وہ یہاں بیٹھ کر ناشتہ کریں، نہیں تو ساتھ لے کر جائیں، اور واپسی پر لنچ تو ضرور ہی کر لیں۔ سبحان اللہ، یعنی اسکول میں ہر وقت حلوہ پوری، نان، چھولے، بریانی، ٹکے کباب کی خوشبوئیں لہرایا کریں گے۔ کینٹین ہم ٹھیکے پر دیں گے، اس سلسلے میں
میں نے بات کر لی ہے۔ چلے شکر ہے کسی سلسلے میں تو بات کی ہے۔ السلام علیکم اہل خانہ، کیا ابھی تک آپ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ اٹھ جائیے، ایسا نہ ہو کھلے گیٹ سے کوئی اندر آئے، سب لوٹ کر لے جائے، آپ کے پاس صرف یہ خرگوش ہی مزے لوٹنے کے لیے رہ جائے۔ لو آ گیا جوادی، اشبیل نے چہک کر کہا، پھر کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور بولا، آ جاؤ دادی کی جان، ہم ادھر ہیں، اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا ہوا دادی، آپ اپنی جان سے بیزار کیوں ہو رہی ہیں؟ آتے ہی سوال لگا۔ میں کیوں ہونے لگی اپنی جان سے بیزار؟ تمہیں یہ غلط سلط خبریں کون دیتا ہے؟ نہیں، وہ شبلی نے مجھے دادی کی جان کہا تو یہ گمان گزرا کہ شاید وہ تو بس مکالمہ بول رہا تھا، ورنہ ہماری دادی تو آج کل بڑی ہواؤں میں ہیں، اسکول میں ایک اہم سیٹ ان کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اشبیل ہنس پڑا۔ کارکردگی 0 ہو تو اہم سے اہم سیٹ بھی لکھ بریکٹ لاکھ سے لکھ ہو جاتی ہے۔ تم نے اتنے دنوں میں کیا کیا ہے؟ میں نے کئی کام تمہارے ذمہ لگائے تھے۔ جی نانا ماموں، مجھے یاد ہے، اور میں نے 4 دن تو اس بات پر غور کیا کہ سب سے پہلے کون سا کام کیا جائے، پھر 2 دن لگا کر لسٹ بنائی، اہم کام سب سے اوپر لکھے، اور پھر 2 دن اس کام پر شدید محنت کے بعد مجھے احساس ہوا لسٹ میں کچھ کمی ہے، اسی لیے آج یہ گلابی کاغذ پر دوبارہ تیار کی جائے گی۔ گلابی کاغذ میرے پاس نہیں ہے، اسی لیے آیا تھا کہ کچھ پیسے دیں تاکہ بازار سے گلابی کاغذ لایا جا سکے۔ جوادی، تمہاری کارکردگی شاندار ہے پیارے، اسی خوشی میں پھیکے امرود کھاؤ۔ امرودوں کو مارو گولی، میں لطیفوں کی کتاب لے کر آیا ہوں، سچ ساری رات پڑھتا رہا، پڑھ کے ہنسنے کی کوشش کرتا رہا، اور صبح میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے اچھے لطیفے تو ہم کہہ سکتے تھے، تو کیوں نہ ہم بھی لطیفوں کی کتاب شائع کروائیں۔ اوفو جوادی، تم کیوں آ گئے ہو؟ نانا ماموں نے جھلا کر اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ نیلما کیا کر رہی ہیں؟ دادی نے پوتی کے بارے میں پوچھا۔ آج سنڈے ہے اور سنڈے کے روز وہ صرف سنڈے میگزین پڑھا کرتی ہے، اسے کہنا ادھر آ جاتی، کوئی اچھا سا مضمون مجھے بھی سنا دیتی۔ اب تو آنکھوں میں اتنا دم نہیں رہا کہ میں ایسی باریک لکھائی پڑھ سکوں، اب ان پرچوں میں بھی اتنا دم نہیں رہا کہ انہیں دل لگا کر پڑھا جا سکے، اسی لیے آپ آنکھوں کی دغا بازی پر رنجیدہ نہ ہو۔ چل بلی اٹھ، بڑا ضروری کام ہے۔ کہاں چلے؟ دیکھ تو رہے ہو آج موسم بڑا سرد ہو رہا ہے۔ دادی نے نیا نفیس کمبل اوڑھے ہوئے بھی جھڑجھڑی سی دی۔ یہ موسم ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اگر ہم ان کے تیور دیکھتے رہے پھر ہو چکے ہیں ہمارے کام۔ اٹھ جاؤ نا بلی، کس سوچ میں گم ہو؟ آج ڈیٹ کیا ہے؟ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ آج جنوری کی 10 تاریخ ہے۔ جوادی نے کچھ جتاتے ہوئے یاد دلایا تو وہ چونکا، پھر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں جا کر لیدر جیکٹ پہنی، بالوں میں برش پھیرا، پھر جوادی سے بولا، جوتے تبدیل کر لوں یا یہی ٹھیک ہے؟ نہیں، جوگر ہی رہنے دو، بھاگنے میں آسانی رہتی ہے۔ ویسے آج بھاگنے والا سین مشکل ہی لگ رہا ہے، کیا پتا چندا سین بنتے کون سی دیر لگتی ہے۔ آپ دونوں خیر سے کہیں جا رہے ہو؟ شاہدہ نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر پوچھا۔ یہ خیر سے تمہاری کیا مراد ہے، وضاحت فرماؤ۔ کہیں سیاپا ڈالنا ہوگا؟ واہ واہ، آپ اور آپ کے اندازے، سارا محلہ ہماری عقل و دانش کے گن گاتا ہے، مگر یہ شاہدہ پتہ نہیں اس نے ہم میں کیا دیکھ لیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، آپ کی دادی اس طرح کہتی ہیں۔ وہ ہماری دادی ہیں، انہیں ہر طرح کا مکالمہ ادا کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی انہیں کا انداز اپنا لو اور ہمارے کسی عتاب کا شکار ہو جاؤ۔ وہ سمجھی نہیں، کندھے اچکا کر بالوں کی میلی سی چوٹی کا سیرا ہاتھ میں پکڑے اسے لہراتی جھلاتی باہر نکل گئی۔ کہاں جایا جائے آج؟ جوادی پوچھ رہا تھا۔ تمہیں یاد نہیں، آج شیدہ ڈرائیور کے دادا کا 40واں ہے، بڑی دیگیں چڑھائی ہوں گی اس کے ساہوکار ابا نے، بس آج ادھر ہی چلتے ہیں۔ شیدہ ڈرائیور وہی نا جس نے ایک آڑتی کی بیٹی سے آنکھ لڑا رکھی ہے اور لڑکی کے باپ نے اس کی آنکھیں نکالنے کا عہد کر رکھا ہے؟ بالکل وہی۔ یہ تو میں درمیان میں آ گیا، ورنہ اب تک تو وہ گناہگار آنکھیں مٹی میں مل چکی ہوتی۔ بات کرتے کرتے دونوں گھر سے باہر آ گئے اور آدھے راستے پہنچ کر اشبیل نے اچھل کر بیڑا گرک کا نعرہ لگایا۔ کیا ہوا؟ آج کیا زیبا سے ملنے کا پروگرام تھا؟
اور نہیں یار، آج میں نے امی سے فرمائش کر کے بلکہ ضد کر کے آلو کے پراٹھے بنوائے تھے، اور تو نے آ کر ایسا فساد ڈالا جب میں سب بھول بھال کے تیرے ساتھ چلیسواں کھانے نکل آیا ہوں۔ چل اب رونا بند کر، زندگی رہی تو آلو کے پراٹھے بہت۔ یہاں سے آپا جی نور جہاں کا گھر قریب ہی ہے، تقریباً 2 سال سے ہم ان سے ملنے نہیں گئے۔ کیا خیال ہے آج سلام کرنا آئے؟ ہاں چلو چلتے ہیں، پتہ نہیں انہیں ہم یاد بھی ہیں یا نہیں۔ اشبیل نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خدشے کا اظہار کیا۔ چلو خیر ہے، بھول گئی ہوں گی تو یاد دلا دیں گے کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے ان کی ساس کو یہ یقین دلایا تھا کہ ان کی بہو کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور ایک جن ان ساس محترمہ پر عاشق ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپا نور جہاں بتاتی ہیں، کہاں تو اس کی ساس ہمہ وقت چھاتی پر مونگ دلا کرتی تھی، اور اس وقت سے جو چھوٹے بیٹے کے گھر کو رونق بخشی ہے تو پلٹ کر بڑے والے کے گھر کی جانب نہیں دیکھا۔ ہاں ان دنوں تو آپا ہماری صلاحیتوں کی بڑی معترف تھی، کہتی تھی میں تمہارے گھر آ کر ان ماؤں سے ملنا چاہتی ہوں جنہوں نے ایسے زرخیز دماغ والے لال پیدا کیے ہیں۔ بڑی مشکل سے سمجھایا تھا کہ اس ملاقات کے بعد یہ لال اپنے اپنے والد صاحبان کے چھتروں سے نیلے پیلے ہو جائیں گے، لال ہرگز نہیں رہیں گے۔ باتیں کرتے کرتے دونوں آپا نور جہاں کی گلی میں آ گئے۔ ایک بچے کو روک کر پوچھا، وہ ایک آپا نور جہاں ہوا کرتی تھیں زندہ ہیں یا فوت ہو چکی ہیں؟ صبح تک تو زندہ ہی تھیں، اب کا پتہ نہیں۔ بچہ بے نیازی سے جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ واقعی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، بلکہ خبر نہیں، یہ غریب تو صبح ملا تھا ان سے۔ گھر کے دروازے تک آئے، دروازہ کھلا تھا اور اندر ایک شور برپا تھا۔ لگتا ہے وہ ٹریجڈی ابھی ابھی ہوئی ہے جس سے میرا دل لرزہ براندم تھا۔ جوادی نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اپنے لرزتے دل کو کھونٹے سے باندھو اور سنو، سب سے بلند و بالا آواز تو آپا صاحبہ کی ہی آ رہی ہے۔ واقعی اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ کہتے کے ساتھ ہی جوادی نے دستک دے ڈالی۔ شور یکلخت تھم گیا، دوبارہ دستک دی گئی۔ آ جاؤ، کھلا ہے دروازہ۔ آواز یقیناً آپا صاحبہ کی ہی تھی۔ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ بمشکل 3 چارپائیوں کا اونچے نیچے فرش والا صحن، ایک چارپائی بچھی تھی، 2 کی جگہ پر 3 لڑکیاں کھڑی تھیں، جبکہ آپا صاحبہ چارپائی پر تشریف فرما تھی۔ خوش روح خوش پوش نوجوان خواتین آخر کیوں نہ متوجہ ہوتی، مگر گرم جوشی مفقود تھی۔ پہچانا نہیں، ہم جواد اور اشبیل ہیں۔ پہچانا کیوں نہیں، بس اس وقت اپنے ہی سیاپے پڑے ہوئے ہیں۔ سیاپے تو زندگی کی رونق، زندگی کی عبارت ہوا کرتے ہیں آپا۔ چولہے میں جائے ایسا فلسفہ، وہ بھدک کر چلائیں۔ اشبیل کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آؤ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ وے مرجانیوں، بے ہدایت تو چڑے لو، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر سے کرسیاں ہی لا کر رکھ دو۔ میں نے بیٹھنے کو تو کہہ دیا ہے، اب کیا یہ میرے سر پہ بیٹھیں؟ لڑکیوں میں سے صرف ایک نے اس جھاڑ کا اثر لیا، بے دلی سے رخصت ہوئی اور 2 کرسیاں لا کر صحن میں سجا دی۔ چھوٹا سا صحن، آس پاس کے 2 منزلہ مکان، دھوپ مفقود، سردی اتنی گویا فریج میں بیٹھے ہوں۔ یقیناً ابھی جو کچھ آپ کر رہی تھیں لہو گرم کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ شبلی نے جیسے بھید پا لیا تھا، نہ وے لہو گرم کرنے کو نہیں، لہو جمانے کے لیے ہو رہا تھا۔ اچھا چلو جو بھی تھا، مسئلہ تو لہو کا ہی تھا نا۔ جوادی جیسے بات کا سراغ لگا کر مطمئن ہوا تھا۔ تعارف تو کروائیں۔ شبلی نے لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا، پھر خود ہی بولا، شکلیں پکار کر کہہ تو نہیں ہیں کہ یہ آپ کی نور چشمیاں ہیں، مگر پھر بھی بات کرنے کو موضوع تو ہونا چاہیے۔ میری قسمت کی خرابی ہیں یہ تینوں، جان کا جنجال، عذاب، مصیبت جو کسی طرح گلے سے اترتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا اس بڑی کو، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی کھلے گی تو یہ بڑا سا بدنما نشان ماتھے پر ہوگا۔ پہلے ہی سارا سیاپا شکل کا تھا، اب تو بالکل ہی اپنی دادی کی پوتی لگنے لگی ہے۔ لڑکی نے سن کر رونا شروع کر دیا۔ انہیں شاید دادی کی پوتی لگنے پر اعتراض ہے۔ ہائے نہیں وے جوادی، بس میری قسمت کی خرابی، بڑی 35 کی ہو رہی ہیں، اس سے چھوٹی 2 سال کم لگا لو اور تیسرے نمبر والی اس سے 2 سال کم لگا لو۔ جو بھی آتا ہے رشتہ لے کر بغیر رشتے کی بات کیے چلا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا اور اس نے مایوس ہو کر خودکشی کی کوشش کر ڈالی۔ یہ تو کیا مرتی، جس سے دوپٹہ باندھا تھا وہی نیچے آ گرا ہے اور اس کا ماتھا زخمی ہو گیا ہے۔ اب میں رو رہی ہوں اپنی جان کو۔ یہ پکھا کہاں سے ٹھیک کراؤں گی؟ ادھر مین روڈ پر ہے ایک دکان، وہیں لے جائیں۔
اشبیل کے مشورے پر بدمزہ ہو کر دیکھا اور دانت پیس کر بولی، اور اس منحوس کا کیا کروں؟ ہائے میری قسمت خراب، خودکشی کی کوشش کر ہی لی تھی تو مر بھی جاتی، ایک مصیبت تو گلے سے اترتی۔ لڑکی نے چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا اور زور و شور سے رونے لگی، باقی دو بھی بس رونے کے قریب تھی۔ اور سنائے آپا، آج کل کیا کر رہی ہیں؟ کھیت سوا کر رہی ہوں، یہ کچا پکا مکان اپنا ہے، ان کے مرے ہوئے باپ کی پینشن آ جاتی ہے، کچھ میں لوگوں کے بھانڈے برتن مانجھ لیتی ہوں بس۔ اور یہ تینوں لڑکیاں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ میری جان جلاتی ہیں منحوس صورتیں، پتہ نہیں کب رخصت ہوں گی یا میں ہی یہ حسرت لیے دنیا سے اٹھ جاؤں گی۔ باجی کچھ آپ ہی اپنے حالات پر روشنی ڈالیں۔ اب وہ دونوں میں سے ایک کی جانب متوجہ ہوئے، بریکٹ تیسری تو مسلسل رو رہی تھی۔ سبزی والے مٹر اور ہرے چنے دے جاتے ہیں، ہم دانے الگ کرتے ہیں، اس سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، گھر پر پاپڑ اور دہی میں ڈالنے والی پھلکیاں بھی ہم نکالتے ہیں، بس اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ لڑکی کا انداز بے حد تھکا تھکا سا تھا۔ کچھ پڑھی لکھی بھی ہیں آپ تینوں؟ جی ہاں، ہم تینوں 10 پڑھی ہوئی ہیں۔ ہاں، ان کے باپ کو ہی شوق تھا رقم برباد کرنے کا۔ دیکھ لو 10 پڑھ کے کون سے تیر مار لیے ہیں انہوں نے۔ 10 یعنی کہ میٹرک، یعنی کہ کمال ہو گیا بھائی، واہ۔ دونوں اتنے خوش ہو رہے تھے کہ منہ پر دوپٹہ ڈال کر رونے والی بھی رونا بھول کر حیرانی سے ان کی صورت دیکھنے لگی۔ نہ آج کل کیا میٹرک پاس والوں کو حکومت انعام سے نوازنے لگی ہے؟ آپا صاحبہ نے منہ ٹیڑھا کر کے سوال کیا۔ حکومت نہیں، نانا ماموں جاب عطا کرنے والے ہیں، کیا آپ اسکول میں پڑھانا پسند کریں گی؟ تینوں کو دیکھ کر پوچھا گیا۔ اسکول؟ کون سا اسکول؟ بھائی ہمارا اسکول، ہمارے نانا ماموں کا اسکول۔ اچھا جی، کہاں ہے؟ تینوں بولی، کہاں ہے؟ عنقریب پیدا ہو رہا ہے، آپ کے لیے مبارکباد کہ آپ پہلی ٹیچر کے طور پر متعارف ہوں گی۔ وہ ہم نے 3rd ڈویژن میں میٹرک کیا ہے، منجلی نے شرمندہ ہوتے ہوئے بتایا۔ کوئی بات نہیں، الف بے اے بی سی تو آتی ہی ہے نا؟ ہاں جی وہ تو آتی ہے، مگر ہماری صورتیں اور ہماری غربت پہلے بھی 1-2 بار نوکری کی کوشش کی ہے، کوئی رکھتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں لڑکی ذرا ماڈرن ہو تو ہی چل سکتی ہے، تم سے اچھی تو کام والی ماسیاں لگتی ہیں۔ لوگوں کا کیا ذکر، ہم تو خود آفر کر رہے ہیں، تنخواہ زیادہ نہیں ہوگی مگر اس سے زیادہ ضرور ہوگی جتنا تم دن رات کی محنت سے کماتی ہو۔ لڑکوں تم تو جب بھی آتے ہو نا میری کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی ختم کر جاتے ہو۔ کہاں تھے اتنی دیر سے، پہلے کیوں نہیں آئے؟ مجھے تو تم لوگوں کے گھر بھی معلوم نہیں تھے، ویسے میں نے یاد کئی مرتبہ کیا، بس ہم مصروف ہی بہت رہے، آج اچانک اس راستے پر آئے تو آپ کی یاد آئی، چلے آئے۔ تم تینوں منہ اٹھا کر کھڑی کیوں ہو؟ کوئی چائے شائے تو بناؤ۔ نہیں آپا، رہنے دو چائے، پھر کبھی صحیح، بس آپ ان کی نوکریاں پکی سمجھو، جو ہی اسکول سٹارٹ ہوگا ہم پھر چکر لگائیں گے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں جب دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی کرخت آواز گونجی۔ او آپا، سبزی ہو گئی ہے تو دے دو، ایک تو تم لوگ سست بہت ہو۔ چھوٹی لڑکی اندر گئی اور ڈھیر مٹروں اور ہرے چنے کے دانوں کو اٹھا لائی۔ یہ سب تم لوگوں نے نکالے ہیں؟ کتنی دیر میں؟ شبلی پوچھنے لگا۔ رات کو ہم بہت کم سوتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ آپا دانے لے کر باہر چلی گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوکری تو مل جائے گی نا؟ منجلی والی بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ملے گی، اگر نانا ماموں نے اسکول کھولنے کا ارادہ ترک بھی کر دیا تو ہم تم تینوں کے لیے اسکول کھول دیں گے، انہوں نے تسلی دی۔ یار زندگی کتنی پر اسرار ہے، اور زندگی سے زیادہ وہ شہر بانوں کی ماں پر اسرار ہے۔ کیوں پرائیویٹ جاسوس بن گئی ہے؟ اور نہیں یار، بس سرگرمیاں مشکوک سی ہیں، اپنی بہن کو فون پر فون کھڑکا کے بلوا رہی ہیں، اس کے بچوں کے نام لے لے کر حال پوچھتی ہیں، بلائیں لیتی ہیں، اور آخر میں ایک ہی فکرہ، شہر بانو تمہیں بڑا یاد کرتی ہے۔ سچ، جب بھی ہمارے گھر فون کرنے آتی ہیں مارے غصے کے میرا تو خون کھولنے لگتا ہے۔ اب میں نے ترکیب سوچ لی ہے، ادھر وہ فون کرنے لگیں گی، ادھر میں تار ہی نکال دوں گا۔ وہ شہر بانو کے ابا کے پاس تو اپنا موبائل ہے، اکثر گلی میں کان سے لگا کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں شیخیاں مار رہا ہوتا ہے، اسی لیے تو مجھے سازش سنگین لگتی ہے۔ یقیناً ابا معصوم بے خبر ہے۔ یہ تو اچھا ہے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو ابے کو مخالف پارٹی بنا کر اماں کے مقابل کھڑا کر دیں گے۔ بس تم شہر بانو سے کہو تمہیں بر وقت اطلاع دیتی رہے، اس نعمانی کو خود خبر ہوگی تبھی بتائے گی نا، سارا دن بہن بھائیوں کی خدمت میں ہی لگی رہتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میری دسترس میں آنے تک وہ 1-8 انچ گھس چکی ہوگی، گورا رنگ سانولا چکا ہوگا اور اسے دنیا کے دھندوں سے نفرت ہو چکی ہوگی۔ بس یار اب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے بچاؤ کہ فریاد کے
दिन थोड़े रह गए हैं, ये स्कूल स्टार्ट होने की देर है, हमारी सोई किस्मतें भी जाग उठेंगी। ज़ेबा मेरे घर और शहर बानो ज़माने भर के काम धंधों से जान बचाकर सही सलामत तुम्हारे घर आ जाएगी। शहर बानो तो आ ही जाएगी, ये ज़ेबा की जान के साथ भी कम खड़ाग नहीं है। अब्बा उसके मरहूम हो चुके हैं, शहर बानो के सर अगर उसकी अम्मा ने अपने जीते जी घर के तमाम काम डाल दिए हैं तो उधर अपने छोटे बहन भाइयों और इकलौती अम्मी की कफालत ज़ेबा कर रही है। तो करती रहे कफालत, यहाँ कौन पहली को दरवाजे में खड़ा इंतजार कर रहा है कि उधर बीवी तनख्वाह लेकर घर में दाखिल हो, इधर हाथ बढ़ाकर सब झपट लिया जाए। मेरा मतलब था तुम्हारी खाला को अंदेशा तो हो सकता है ना, वो भी ऐसी सूरत में जब तुम्हारी अपनी आमदन भी कुछ खास नहीं। ये तो आपकी बात है ना, स्कूल चलने दो फिर देखना, ज़मीन हमारे कदमों को तरसा करेगी। प्यारे जवा दी कि हम गाड़ी से उतरा जो नहीं करेंगे। ज़रा तेज़ चलो बिल्ली यार, ख्याल पुलाव पकाते तुम्हारी रफ्तार भी सुस्त पड़ने लगी है। ओ हाँ यार, ऐसा ना हो हमारे पहुंचने तक यार लोग 40वें की देगें चाट चुके हों। दोनों ने रफ्तार बढ़ा दी कि शहर का वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ इंसानों और भैंसों की आबादी बराबर थी। कच्चे पक्के मकानों के साथ कुछ खुले मैदान भी थे जिनके किनारे किनारे कूड़े क्रिकेट के ढेर थे और उन्हीं ढेरों के साथ भैंस इस्तराहत फरमा रही थी। करीब ही बच्चे खेल रहे थे और गंदे पानी के तालाब भी यहीं बने हुए थे। उन तालाबों के किनारे आवारा कुत्ते आंखें बंद करके लेटे शायद मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे, जबकि भैंसें अपनी हालिया ज़िंदगी से खासी मुतमईन दिखाई देती थीं। दोनों इस मंजर पर तबसरा कर रहे थे सो ध्यान ही नहीं रहा और जवादी का पाँव एक कुत्ते के दुम पर पड़ा। यकीनन उस कुत्ते की दुम जान में थी। ओह, यकीनन उस कुत्ते की जान दुम में थी। किसी हसीना की तरह सुरीली दिलदोज चीख मारी और छलांग लगाई, मगर घबराहट में ये तायुन नहीं किया कि छलांग लगाई किस तरफ है। नतीजतन सीधा पानी के तालाब में जा गिरा। बेड़ा गर्क, इतनी ठंड में पानी में कूद गया है। जवादी ने दांत पीसे, शुक्र कर तेरे ऊपर नहीं कूदा, ये तुझे उसकी दुम पर पैर रखने की सूझी क्या थी। मट्टी में रह रहकर उस कुत्ते का रंग भी मिट्टी हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये यहाँ आराम फरमा रहा है। चल अब देख के चल, आगे किसी भैंस से ना टकरा जाना। तुसी किदे मेहमान हो जी? बच्चों को इस इलाके में ऐसा हुलिया ताजुब अंगेज लगा था। यहाँ पर सफाई सुथराई, अच्छे कपड़े पहनने का रवाज कम था। दूसरा, ऐसे चेहरे भी ऐसे इलाके में माए कभी सदियों में एक आध बार पैदा करें तो करें। हमने सीधे ड्राइवर के घर जाना है। अच्छा, उधर तो जी आज देगें चढ़ी हुई हैं। बच्चे के अंदाज में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। नाहजाज कम मुस्कुराओ, तुम्हें सीधे ड्राइवर के दुख का अंदाज़ा ही नहीं। तुम्हारा दादा मरा होता तो पता चलता। अशबील ने डांट दिया। मेरा दादा तो कब का मर खप गया जी। शाबाश, कौम को ऐसे ही बेनियाज सपूतों की अशद ज़रूरत है। क्यों? बच्चा ठिनक कर बोला। शिबली वजाहत करना चाहता था मगर जवादी ने बाजू से पकड़कर खींचा। बिल्ली, खुदा के वास्ते चल पड़। अगर लंच न मिला तो मैंने वहीं बैठकर धाड़े मार कर रोना शुरू कर देना, कोई नोटिस नहीं लेगा। सब यही समझेंगे दादे के अचानक कूच कर जाने पर रो रहा है। सीधे ड्राइवर के घर के सामने भी एक खुला मैदान था जहां इस वक्त कनातें और देगों की लाइन लगी थी। कहीं शीदे के डकैत अब्बे ने साथ साथ शीदे के वलीमे का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया। दोनों ठिंके। फिर अशबील ने याद दिलाया, यहाँ उसके अब्बे को डकैत नहीं कहना, ये तो वो नाम है जो खुफिया कोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब्बे को पता चल गया तो मलूल होगा, और मेरा तजर्बा है मलूल अब्बे बड़े खतरनाक साबित होते हैं। कनातों के करीब पहुंचकर सीधे ड्राइवर के बारे में पूछा। मौलवी साहब को बुलाने गया है, आप बैठे, अभी आ जाता है। तो यानी अभी मौलवी साहब भी तशरीफ नहीं लाए? कमाल है, इतना टाइम हो रहा है। बदमज़ा होकर इधर उधर देखते शिबली ने बताने वाले से कहा। इस बात का उसके पास जवाब नहीं था, मगर उन दोनों की शख्सियत मुतासिर कुन थी, लिहाजा अंदर लाकर सबसे अच्छी जगह पर बिठाया। शीदे के अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं? उन्हें ही भेज दो, वो तो जी देगों की निगरानी पर बैठे हैं। अच्छा, ये काम भी होता है, चलो ठीक है, हम खुद ही जाकर मिलाते हैं। दोनों बैठते बैठते फिर खड़े हुए। खाक उड़ाते मैदान में टेंटों वाली जगह पर और आरजी किचन की जगह पर पानी का छिड़काव किया गया था। ईंटों के चूल्हे बनाकर लकड़ियों की आग सुलगा कर देगें चढ़ाई गई थीं और यहीं मूढ़ा
डाले हाथ में एक लंबी डांग पकड़े शीदे के अब्बा जंगजूयाना अंदाज में बैठे थे। दोनों ने सलाम किया और मौके की मुनासबत से चेहरे पर अफसुर्दगी भी तारी कर ली। बड़े खबीस हैं जी ये लक्के के बच्चे, देखो जी गरम देग में भी हाथ डालने को तैयार हैं। अब्बा जी ने किसी अंदाज में गम और दुख का तासुर नहीं था, लिहाजा दोनों ने अपनी सूरतों से भी ये तासुर हटा दिया। वे शीदे के अब्बा जी जरा गल सुनिए जी, उनकी अजाब आ गया है। अब्बा जी धाड़े, आए हाय नी की हो गया है, लगता है आग ते देग नहीं रखी, तुसी आप आग ते बैठे हो। खातून भी बराबर टक्कर की थी और यकीनन उनकी शरीके हयात वाक़या हुई थी। हाँ बोल, जरदा चाहिए है या पुलाव या कोरमे दियाँ बोटियाँ, टिक्के बैन नहीं दे रहियाँ। अब्बा जी गजब के कयाफा शनास वाक़या हुए थे। वो जी हमीदा का छोटा काका रो रहा है, भूख लगी है, उसको थोड़ा पुलाव 3-4 बोटियाँ पा के दे दो। अब के लहजे में शहद समोकर मिन्नत की गई थी। आहो तेरा भांजा जो हुआ, तेरे पेके का कोई रोई सूरत भी बना ले तो तुझे हार्ट अटैक होने लगता है। मैं यहाँ क्या झक मारने बैठा हूँ, कह दिया है देगे दम पर लगी हैं, अभी नहीं खोली जा सकती। ना मुरादो, मौलवी साहब को तो आने लेने दो। आहो मौलवी साहब आएंगे, दुआ पढ़ेंगे और तेरा अब्बा जो मरते दम तक गुनाह ही कमाता रहा है बख्शा जाएगा। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसों की बख्शिश नहीं हुआ करती। आहो अगर दारोगा वहाँ पर तेरी अम्मा हुई फिर तो मुश्किल ही है। मेरी अम्मा मरहुमा का क्या ताल्लुक, उसे क्यों घसीटते हो? आय हाय किन बातों में लग गई। ये पकड़ो खाना दो मुझे। प्लेट हवा में उछाल दी जो आकर अब्बा के कदमों में गिरी। ओ तू औरत है कि दम सुन नहीं रही? अभी मैं देग नहीं खोल सकता। ठीक है नहीं तो ना सही। मैं और मेरे पेके की पूरी बरादरी जा रही है नाराज होकर, खुद ही मनाओ 40वां। ओ अरी ओ गलती सुन। धमकी जोरदार थी। मर्द जी दार के पैरों तले से जमीन निकल गई। कहाँ की डांग और कहाँ की देखें। रूठी बेगम को मनाने के लिए लपके उधर अजीजम शीदे ड्राइवर के साथ मौलवी साहब अपने 25-30 हमराहियों के साथ तशरीफ ला रहे थे। अब्बा किधर चले हो, मौलवी साहब आ गए हैं। शीदे ने ललकार के अंदाज में इतला दी। ओ मौलवी साहब को मारो गोली, तेरी माँ रुस्सी बांदरी बनी हुई है, कहती है रोटी खाए बगैर अपनी सारी बरादरी को लेकर जा रही हूँ। हैं दिमाग तो नहीं चल गया अम्मा का? शीदे ड्राइवर ने हैरत से दीदे घुमाए। ठीक है अब्बा आप जाओ, अम्मा को मनाना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अभी मोहल्ले वालों को नई खबर हाथ लग जाएगी। फिर उन दोनों पर नज़र पड़ी, बाहें फैलाए, उधर लपका, गले मिला, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। हम तो ठीक हैं, तुम अपनी सुनाओ शीदे। अपनी सुनाने के लिए तो बड़ा लंबा टाइम चाहिए जी, बस कमियां बताऊं, दर्द ही दर्द भरा है मेरी कहानी में। तुम तो कहते थे अब्बा बरादरी में शादी के लिए जोर डाल रहा है, तो क्या बरादरी इस खबर पर बुरा मान गई है? आहो जी कुछ ऐसी ही बात है, दरअसल उन्हें मेरे नामुराद इश्क की हवा लग गई है ना। फिर तुम अब्बे को समझाओ, बरादरी वाले नहीं मानते तो तुम्हारी मोहब्बत के लिए ही हाँ कर दे। मेरी मोहब्बत अब तक किसी और के बच्चे की माँ भी बन चुकी है। ओह चलो कोई बात नहीं, कोई तो ठिकाने लगा। मेरा क्या होगा? ना बरादरी वाले मेरी अम्मा और अब्बा को कुछ समझते ही नहीं हैं, और मैंने बरादरी से बाहर मोहब्बत करके उन्हें और भी गुस्सा दिला दिया है। गौर करेंगे तुम्हारे हालात पर। फिलहाल तो हम तुम्हारे दादा की रूह को खुश करने के लिए यहाँ आए हैं। दादा जिंदगी में किसी से खुश नहीं हुआ था, तो मर के क्या होगा? मर के अच्छे अच्छों के कसबल निकल जाते हैं। अब तक तीर की तरह सीधा हो चुका होगा। जवाब दी तजर्बेकार अंदाज में बोला। शीदे ड्राइवर को अब के इख्तलाफ की जरूरत नहीं हुई। इतनी देर में अब्बा घबराहट चेहरे पर सजाए तेज तेज कदम उठाता चला आया। ओए शीदे, तूने मुझे बताया ही नहीं, घर में पूरे शहर की औरत जमा हो चुकी है और ये मौलवी किस खुशी में अपनी बारात लेकर आ गया है? मौलवी साहब कह रहे थे ये सब मेरे मेहमान हैं, दूसरे शहर से तशरीफ लाए हैं। अब दोपहर का खाना आपके वेड़े में तनावल फरमाएंगे। कहाँ से तनावल कराऊं मैं इतने बंदों को खाना? हाय ओए अब्बा, आज तू जिंदा होता, मजाल थी किसी की जो बुलावे के बगैर आकर खाना खराब करता। पहली बार शीदे के अब्बा की आंखें बाप की याद में नम हुई।
सवाल यह है कि अब्बा जिंदा होता तो 40वां क्यों कर मनाया जा सकता। शिबली ने आगे बढ़कर याद दिलाया, फिर तुम ही कुछ बताओ। वो मेरी औरत अक्ल की अंधी अपनी सारी बरादरी की औरतों को जमा कर लिया है। इधर मर्द और बच्चे हैं कि उमड़े चले आ रहे हैं। लाइए पानी, बल्कि साफ पानी की चंद बाल्टियां और नमक का एक पैकेट अनायत कर दीजिए। दोनों पुरएतमाद थे। उनके एतमाद को देखते हुए कोई ये पूछने की जुर्रत भी नहीं कर सका कि आखिर आप इस नमक और पानी से क्या शुगल फरमाएंगे। और हाँ, याद आया, एक बड़ा प्याला और एक डिश भी ले आना। पीछे से शीदे को बरवक्त आवाज दी गई। कुछ देर बाद मतलूबा अशिया आ गई। पहले प्याले में कोरमा निकाला गया, फिर डिश में बिरयानी, उसके बाद बिरयानी की देगों में नमक का पैकेट खोलकर नमक डाला गया और कोरमे में पानी की बाल्टी उलट दी गई। लीजिए, मसला हल हो गया। दोनों बाप बेटा आंखें फाड़े ये मंजर देख रहे थे और यूं लगता था सूरत हाल समझने से कासिर हैं। पूरी पड़ जाएगी या मजीद पानी डाल दें? नहीं नहीं, पड़ जाएगी। अब कोरमे में नमक कम हो गया होगा, इसमें भी नमक डाल दो। वालिद साहब को पहले होश आया और जहन भी चलने लगा। ये काम आप अपने मुबारक हाथों से अंजाम दीजिए। जवादी ने पैकेट में मौजूद बाकी नमक उनकी जानिब बढ़ा दिया। चलो जी, अब इस नाई को इस मोहल्ले में तो कोई देगे पकवाने नहीं बुलाएगा। शीदे ने हाथ झाड़े। तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। ये अलग से खाना आप लोगों ने यकीनन मौलवी साहब के लिए निकाला होगा। क्यों चाचा जी, हमें और आपको अच्छा खाना क्या डॉक्टर ने मना किया हुआ है? यह हमारे और आपके लिए है। अच्छा अच्छा, चाचा जी मुस्कुराने लगे। उस रोज खाने के साथ उन्होंने तो जो किया सो किया। पकाने वाले ने भी यकीनन कम वक्त मुकाबला सख्त में पकाया था और गोश्त भी यकीनन किसी दुनिया के सताए हुए जानवर का था। शामियाने में बिछी दरियों पर बैठे मेहमान कुछ यूं दिखाई दिए थे कि एक हाथ में बोटी का एक सिरा जबकि दूसरा हिस्सा मुंह में है और जोर आजमाई हो रही है। अंदर जनान खाने में खवातीन और बच्चों ने भी यही तरकीब आजमाई थी। कुछ के साथ यह हादसा हुआ कि बोटी हाथ से फिसल गई। मसाला उड़कर अपनी और साथ बैठे हुओं की आंखों में जा पड़ा। खूब शोर हंगामा हुआ। मर्द अंदर घर की जानिब लपके, औरतें घबरा कर बाहर निकली। उन दोनों ने शीदे के अब्बा के साथ सबसे जरा अलग होकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की राह ली। नाना मामू ने स्कूल के लिए पुरानी बारोब मजबूत इमारत का इंतखाब कर लिया था। जवादी और शिबली के घर से सभी लोग जायजा लेने एक साथ गए। दादी ने अपनी दूसरी वाली बांजी यानी जेबा की वालदा को भी बुलवा लिया। शिबली को पता चला तो जेबा को फ़ोन किया। तुम ज़रूर आना, मैं कॉलेज से छुट्टी नहीं कर सकती। उसने मजबूरी बयान की। लो भला, कर लो गल। मेरा पहला बिजनेस है। तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? हुई है खुशी, मगर मैं ये खुशी अपने कॉलेज में बैठकर मनाऊंगी। तमाम कुलीग्स को मिठाई खिलाऊंगी। प्रोफेसर साहिबा, फजूल खर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, खुशी हमारी और मिठाई खा रहे हैं दूसरे, जिनका दूर का भी वास्ता नहीं। अभी कहाँ प्रोफेसर, अभी तो सिर्फ लेक्चरार हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा। एक हसरत से कहा गया। ज्यादा आहें बढ़ने की जरूरत नहीं। ये बताओ, कल आ रही हो? आपको ज्यादा इनकार भी तो नहीं कर सकती। अशबील साहब, अंदाज में कुछ नाराजगी भी थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो खिल उठा। हाँ, आप मर्दों की ये आदत बहुत बुरी होती है, अपने मनवा कर छोड़ते हैं। वो खफा खफा सी बोल रही थी। ये बात जहन की स्लेट पर लिख लो मिस ज़ेबुन्निसा। ये क्वालिटी हर मर्द में नहीं हुआ करती। ये कोई होते हैं और किस्मत वालियों को मिला करते हैं। तुम बताओ, कल कौन से कलर का सूट पहन कर आओगी? अभी सोचा नहीं है। अच्छा सा सूट पहन कर आना। और नीलमा के साथ शहरबानो भी आ रही है। अच्छी मासूम सी लड़की है। उससे दोस्ती की कोशिश करना ताकि मुस्तकबिल में भी मेरी और जवादी की दोस्ती सही खतूत पर चल सके। अरे, आप जैसों को किसी के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी दोस्ती चलती रहेगी। तंज कर रही हूँ? नहीं, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ। और मुझे तो आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। ना कभी एतराज़ हुआ है ना होगा। अगले रोज़ सब पहुँचे तो कुली का काम मुकम्मल हो चुका था। अब फर्शों की धुलाई हो रही थी। नाना मामू ने बहुत से गमले भी मंगवा रखे थे जिनमें रंग बिरंग के फूल खिले थे। लो, एक और असामी निकल आई। शिबली ने गमले देखकर कहा। क्या मतलब? नाना मामू ने घूरा। देखिए ना, बच्चे तो इन फूलों पर शहद की मक्खियों की तरह लपकेंगे। एक दिन में ये बाग उजड़ कर वीराने में बदल जाएगा। वाकई इब्राहिम, बच्चे तो पूरे शतूंगड़े होते हैं। फूल सजाने ही थे तो प्लास्टिक के मंगवा लेते। चौकीदार गेट पर बैठेगा ही और ये गमले भी गेट से लेकर सामने ऑफिस तक रखे जाएंगे। फिर किसी नए आदमी की जरूरत कहाँ रहेगी।
ज़ेबा ने ज़बान खोली तो शिबली ने उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से बोला, तुम हमेशा मेरी मुखालफत में बोलना। शहरबानो को देखो कैसे खामोशी के साथ अच्छी बच्चियों की तरह चल रही हैं। तुम बात ही ऐसी करते हो, बजाय नाना का हौसला बढ़ाओ तुम एतराज़ कर रहे हो। नाना के हौसलों को तुम क्या समझती हो? ऐसी वैसी बातों से घबरा कर वो मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। तुम यहाँ पर क्या करोगे? मेरा मतलब है तुम्हारा क्या काम होगा? आ गई हो ना टीचरों वाली खासियत दिखाने पर। अरे बाबा, जब बिजनेस अपना है तो जो मर्जी करे, जिस दिन चौकीदार नहीं आएगा गेट पर खड़े हो जाएं। किसी टीचर की छुट्टी हुई तो हम टीचर होंगे, जिस दिन नाना मामू मौसमी बुखार की इज्जत में होंगे तो माथे पे तेवरी चढ़ाए हम उनके ऑफिस में खतरनाक मूड के साथ बैठे होंगे, कुछ ऐसे कि किसी मुलाजिम को एडवांस मांगने की जरूरत ना हो सके। यानी आप कुछ भी नहीं होंगे। आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये तुम मेरी तौहीन कर रही हो। असल में अकाउंट का शोबा मेरे और जवादी के सुपुर्द है और नाना मामू को हमारी सलाहियतों पर इतना भरोसा है कि वालिदैन से मिलना, उन्हें मुतमईन करना भी हमारी जिम्मेदारी बना दिया है। अकाउंट का शोबा बड़ा नाजुक होता है, ध्यान से काम करना, ऐसा ना हो अगले दिन ही नाना मामू निकाल बाहर करें और इल्ज़ाम हो घपले का। ज़ेबा तंजिया मुस्कुराई थी। घपले करने किसके लिए हैं? मनचाही औरत के लिए ही ना। अगर औरत सिरात मुस्तकीम पर चलने वाली हो तो मर्द नहीं भटक सकता। और ये बोर गुफ्तगू छोड़ो, इधर देखो। जवादी पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखा रहा है और शहरबानो यकीन करके मुस्कुराए जा रही हैं। सच कहती हूँ अशबील, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अम्मी ने तो बाकायदा नफल अदा किए हैं। यानी तुम लोग बिल्कुल ना उम्मीद थे मेरी जानिब से? नहीं अशबील, मुझे भी और अम्मी को भी आपकी जहानत पर हमेशा फ़ख्र रहा है। मैं तो आपसे इससे कई ज़्यादा की उम्मीद रखती हूँ। अच्छा करती हो। वैसे मैं और जवादी एक साइड बिजनेस का भी सोच रहे हैं। कैसा बिजनेस? ज़ेबा ने तफसील जानना चाही। उधर जवाद शहरबानों से कह रहा था, तुम्हें पता है नीलमा अकेली होती है, कभी काम में हाथ बटाने, कभी वैसे ही जी बहलाने चली आया करो। हाय अल्लाह भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। अपने सारे घर का बोझ उस बेचारी के नाजुक कांधों पर है, सर उठाने की उसे फुर्सत नहीं मिलती और आप कह रहे हैं कि आकर मेरे काम में हाथ बटाया करे, जबकि हमारे घर का काम होता ही कितना है। कोशिश करूंगी जी, शहरबानो ने फरमाबरदारी से कहा। नीलमा ने उसे ठोका दिया तो गिरते गिरते बची। अगर इसी तरह भाई की हर बात पर सर झुकाती रही ना तो एक रोज तुम्हारी अक्ल जंग आलूद हो जाएगी। जंग तब लगेगा जब अकल होगी। क्यों शहरबानो, ठीक कह रहा हूं ना? उसने बेचारी सी सूरत बना के उसे देखा, फिर बोली, कुछ नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? नीलमा ने डपट कर कहा। देखो ना, जो अम्मा ने कह दिया सर झुका कर करने लगी, जो हुक्म अब्बा ने दिया बजा लाई, और तो और छोटे बहन भाई भी रोब जमाते हैं। उधर मैं अपने सहन में ये आवाज़ें सुनकर जलता कुड़ता रहता हूँ। बस एक बार शादी हो जाने तो तुम्हारे भाई बहनों को तो सीधा कर दूंगा। आपा जान, प्यारी आपा जान, आपा मेरी जान वे, मैं आपा ते कुर्बान वे के नारे लगाते फिरा करेंगे। और वो तुम्हारी अम्मा, सच कहता हूँ शहरबानो, तहकीक करो, वो तुम्हारी सगी अम्मा ही है ना? तो और क्या, बिल्कुल सगी हैं। अब आप ऐसे तो ना बोलें, बस उन्हें ज़रा घूमने फिरने का शौक़ है। मैं बड़ी हूँ तो उनकी गैर मौजूदगी में सब मुझे ही देखना पड़ता है। मुझे तो यही खतरा है, मुझ तक पहुँचने से पहले ही तुम घिस आ जाओगी। बस भी करें, उधर देखें, अशबील भाई और ज़ेबा बाजी कितने बावकार अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप भी कोई अच्छी बात करें। मैं ज़रा दादी को देखूं, ये पेड़ पर नज़र जमाए क्या तलाश कर रही हैं। नीलमा दानिस्ता उसे अकेला छोड़कर दादी की जानिब चली गई। आज का दिन खासा खुशगवार रहा बिल्ली। रात को जवादी अपना तकिया उठाकर ब्रैकेट उस तकिए के बगैर बकौल जवादी मुझे नींद नहीं आती अशबील के घर आ गया था कि आज हेडमास्टर वालिद साहब का प्रोग्राम उससे उस नए आबाद होने वाली स्कूल का तारुफ हासिल करने का था और वो जानता था कि अब्बा अपने एतराज़ात से वो क़यामत ढाएंगे कि स्कूल की इमारत मुनहदम हो जाएगी। तुझे कहाँ है बिल्ली? ये कारपेट वाले बिस्तर पर तू आ जा, मुझे बेड पर आने दे। पर तू भी ना किसी गधे की तरह ज़िद्दी है। मेहमान तो तू आया है, मेरा अपना घर है, मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं? अब आना तू भी मेरे घर, मैं तुझे सहन में बिस्तर करके सुलाऊंगा। ये बात की बात है, फिलहाल तू मेरे पास बड़ी मज़ेदार बातें हैं। पता है, जब मैं अपनी बाइक पर ज़ेबा को बिठाकर उसके घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या कहा? आहो पता है, स्क्रिप्ट मुझसे ही तो लिखवाया था उसने। जवादी ने ज़रा भी नोटिस नहीं लिया। अच्छा, तूने शहरबानों से पूछा उसकी अम्मा किन मशकूक सरगर्मियों में मुब्तला है और क्यों है?
हाँ हुई थी बात, और मैंने उससे कहा है अपनी अम्मा पे नजर रखो। आहो, हो सकता है वो किसी दहशतगर्द तंजीम की ही रुकन हो और उसके सर की कीमत 5,000 रुपये हो। अपने सर की खैर मनाओ बिल्ली, तुम्हारी बातें और हरकतें मुझे बिल्कुल आउट ना कर दे। तुम भी तो अपने जुमले पे गौर करो, अम्मा पे नजर रखो। शिबली ने नकल उतारी। टीवी ही लगा दे, तेरी बातें सुनने को बिल्कुल जी नहीं कर रहा। घर से उदास आया था, बिस्तर पर जगह ना देकर तुमने जीने की उमंग ही छीन ली है प्यारे। तुम पर से ऐसे 100 बिस्तर कुर्बान, मगर ये वाला नहीं। फिर कुछ याद आया तो बोला, सुबह आपा नूर जहां की तरफ जाना होगा, उनकी बेटियों को कहने कि वो इंटरव्यू के लिए परसों स्कूल में एंट्री मार दें। तुम चले जाना, मुझे कुछ और लोगों को भी घेरना है। और ये बता, आज पका क्या है? हमारे घर तो अब्बा ने आज बाहर से कोई दावत उड़ाकर आना था। नीलमा और अम्मी दाल चढ़ाकर बैठ गई थी। शहरबानों के घर से पता किया, इतला आई आलू पके हैं। सामने वाली काला जी ने कल गोभी पकाई थी, ऐसी बरकत पड़ी कि आज रात तक उसी से दावत उड़ाएंगे। जवादी, चल नाना मामू से एडवांस तनख्वाह पकड़े और तिक्के कबाब उड़ा कर आए। ना यार, बाहर शदीद सर्दी है, धुंध उतरी हुई है, 4 फुट दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। एमी टिक्के कबाब के होटल के बजाय किसी वर्कशॉप में घुस जाएंगे और नाना मामू ऐसे फयास कब से हो गए। पता नहीं आज तुम्हें हरा हरा ही क्यों सूझ रहा है। वैसे घर में क्या पका है? पता नहीं, मैं किचन की जानिब जाने बल्कि देखने से भी गुरेज करता हूँ कि अम्मी कभी लहसुन छीलने का हुक्म सादिर फरमा देती हैं, कभी गाजरें छीलने की फरमाइश करती हैं। एक बहन के ना होने से मेरी जिंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। एक प्याली चाय ही पिलवा दे। जवादी ने जैसे उसका दुखड़ा सुना ही नहीं। जवादी, वो दाड़ा, फिर दरवाजे की जानिब इशारा करके बोला, इधर से सीधे जाओ, बाएं हाथ पर किचन है, ये किसी गैर का नहीं, तुम्हारे चाचा का घर है। जाओ जाकर चाय बनाकर कप पर कप चढ़ाओ। हाय जलील, कभी तो मेहमान समझकर खातिरदारी कर लिया कर, और ये हीटर का रुख मेरी तरफ भी कर दे। चिढ़ गया हूं मैं। साथ ही जेब में हाथ डालकर मूंगफलियां बरामद की। अगले लम्हे वो बगैर शिबली को दावत दिए मूंगफलियां खा रहा था और शिबली अपने साबका रवैये पर अब जाके शर्मिंदा हुआ था। जरा सी खिड़की खोली और आवाज लगाई, प्यारी माँ किचन में हो? जवाब आने पर बोला, जहमत तो होगी मगर 2 कप चाय बना दें, जवादी को सर्दी लग रही है। नहीं नहीं चच्ची जान, जहमत ना करें। जहमत कैसी जवादी, ये तेरा अपना घर है। चाय आने से पहले नाना मामू ने आकर कमरे में झांका। क्या सुस्तुल वजूद नौजवान हो, तो जरा सी ठंड क्या पड़ी, बिस्तरों में घुसे बैठे हो। चलो आओ मेरे कमरे में, कुछ बिजनेस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, कमरे में जाना है, मैं समझा ये प्रोग्राम रावी किनारे बैठकर बनाए जाएंगे। शिबली का इरादा नाना मामू की तैयारी पर था। लंबा गरम कोट, सर पर हम रंग गरम टोपी, गले में मोटा सा मफलर, हाथों में दस्ताने, पांव जराबों में मुकीद। नाना मामू इस हुलिये में तस्वीर खिंचवा कर नीचे लिखवा लें, नाना मामू इन लंदन। जवादी ने मशवरा दिया, आहो वो तस्वीर, मेरा मतलब है फोटो शोटो उतारने वाला मोबाइल आपने खामखा ही खरीदा हुआ है, आज उससे फ़ायदा उठा लें। शिबली ने भी तायद की, बकवास मत करो, चलो आओ मेरे कमरे में, अभी बहुत सी अहम बातों पर डिस्कस होना बाकी है। मैं तो कहता हूँ जवाद, ज़रा भाग कर अपने घर जा। अगर तेरा अब्बा घर में हो तो उसे बता, मामू बुला रहे हैं। वो एक अरसे से महकमा तालीम में मुलाजिम है, बहुत मुफीद और अच्छे मशवरे दे सकता है। आप भूल रहे हैं, वो सरकार के मुलाजिम है। सरकारी मुलाजमत में सबसे ज़्यादा जोर आजकल उस्ताद के हकूक़ पर दिया जाता है, और हमने तो टीचर ही ऐसी रखनी है जिन्हें हकूक़ की कानों कान खबर ना हो और जो फ़राइज़ तुमदही से अंजाम दे सकें। उसने गोया याद दिलाया था। आपा नूर जहाँ की तीनों साहबजादियाँ अपनी जानिब से अच्छी खासी तैयारी के साथ आई थीं, मगर नाना मामू जैसा हुस्नो जमाल का शुदाई 60 साल की उम्र में भी चाको चौबंद, सुर्खो सफ़ेद बारो पर्सनालिटी का मालिक उन्हें देखकर अपने तासुरात छुपा नहीं सका। उन्हें फ़ौरन कमरे से बाहर जाने और जवादी शिबली को हाजिर होने का हुक्म भिजवाया। जी नाना मामू। दोनों हाजिर हुए। कम वक्तों, अगर तुम्हें फारिग रहने का चस्का पड़ चुका है तो साफ बता दो, मैं तुम्हें नौकरी से अलग कर देता हूँ, मगर मेरा पूरा बना बनाया कारोबार क्यों डबो रहे हो? वो झुंझुलाए, आपको गलतफहमी हुई है मामू, हम तो मुदब्बर सूरत बनाए फाइलों में लगे कागज़ों पर माई बेस्ट फ्रेंड और माई स्कूल का मजमून लिखने के बाद उन फाइलों पर यूँ नज़र जमाए बैठे हैं जैसे ये बहुत अहम फाइलें हों, और आप फिर भी इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। इल्ज़ाम के बच्चे, ये 3 लड़कियां जो आई हैं ये तुम्ही लोगों ने बुलवाई हैं ना?
बुलवाई से क्या मुराद है? हमारे यहाँ टीचर की सीटें खाली हैं और ये इंटरव्यू देने आई हैं। ऐसी शक्लों वाली, उन्हें देखते ही बच्चे डर जाएंगे और माएँ भी बच्चे दाखिल करवाते ही हिचकिचाएंगी। नाना मामू, आप हमारी सोच की गहराई को पा ही नहीं सके। देखिए, बच्चे डर जाएं, इंसान के पुत्र बनकर पढ़ लें, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। रही माओं की बात, तो आजकल स्कूलों में रवाज चल रहा है कि माओं को ऑफिस से ही रुखसत कर दिया जाता है। स्कूल का विजिट ये कहकर नहीं करवाया जाता कि आपकी बार बार एंट्री से तालीमी मयार मुतासिर होता है। जी नाना मामू, अशबीर ने भी जवादी की तायद करते हुए बात आगे बढ़ाई। आपकी पहली हसरत, मेरा मतलब है ख्वाहिश ये थी कि काश सिर्फ मैट्रिक पास लड़कियां मिल जाए, और आजकल तो जी मैट्रिक पास लड़कियों का काल पड़ गया है। जिसे देखो FA BA, तौबा, क्या बताएं किस मुश्किल से मतलूबा लड़कियां तलाश की हैं और उन्हें सब्ज़-पाक दिखाकर यहाँ तक बुलाया है। सब्ज़-पाक? तीखी नज़रों से तफ्तीशी अंदाज में दोहराया गया। जी जी, मेरा मतलब है नौकरी के सिलसिले में सब्ज़-पाक के 1 साल बाद ये तनख्वाह होगी, ऐसी ऐसी मराहत हासिल होंगी, वगैरह वगैरह। नाना मामू थोड़े मुतमईन दिखाई देने लगे। लड़कियां अपनी गुर्बत के बाइस आगे नहीं बढ़ सकी, मगर क्लास की निकम्मी नलायक लड़कियों में हर किस शुमार नहीं होती थी और अपना इल्म नौनिहालों में तकसीम करने को भी बेचैन है। शिबली ने उन्हें तसल्ली दी। ठीक है, बारी बारी बुलाओ। तीनों मुंह उठाकर इकट्ठी चली आई थी। उन तीनों के अलावा एक लड़की और भी थी। वो थी तो BA फेल, लेकिन सूरत में उनसे अलग हरगिज़ न थी। उसके बाद दूसरी सीटों के लिए मर्द हजरात के इंटरव्यू हुए। यहाँ भी नाना मामू को मायूस होना पड़ा। चलो वहां तो सब्र कर लिया, मगर मर्द, और वो भी चिपड़, बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। आप ये भी तो देखिए ना मामू, ये साहब दुनिया में अकेले हैं। 2-3 दुकानों के मालिक हैं जो कि किराए पर उठी हुई हैं। उन्हें महीने के महीने किराया आ जाता है। ये खा लेते हैं और वेले बैठे मक्खियां मारते हैं। अब इस शुगल से तंग आ गए हैं, काम करना चाहते हैं, तनख्वाह की इन्हें परवाह नहीं, सिर्फ काम चाहिए। तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है। नाना मामू अब कुछ कुछ रजामंद दिखाई देने लगे। स्कूल की खूबसूरत इमारत, बारो प्रिंसिपल, 2 शानदार से लड़के, उसके साथ आसपास से बच्चों के वालिदैन एडमिशन के लिए जल्द ही मतवज्जा हुए। मेरा नहीं ख्याल था ये बेल इतनी तेजी से मंडे चढ़ेगी। शिबली हैरान था। जवादी किसी सोच में गुम था। शिबली की बात के जवाब में बोला, क्या हमने आपा नूर जहां की बेटियों को इसलिए यहाँ बुलवाया है वो सारी उम्र चंद हजार की नौकरी करती रहें और आंखों से ख्वाब नोच फेंकें? एक आंख से ख्वाब देखें, दूसरी आंख से कॉपियां चेक करें। जवाब में जवादी ने हाथ में पकड़ी फाइल उसे दे मारी। क्या करता है? इसमें माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिखा हुआ है। कागज बिखर गए हैं, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं महीना कब तमाम होगा। मैं तो तनख्वाह को तरस गया हूँ। शिबली ने अंगड़ाई ली। हाँ, मुझे खदशा है कहीं नाना मामू घर के बच्चे जानकर हमें इस हक से महरूम ही ना कर दें। कैसे महरूम कर सकते हैं? अकाउंट का शोबा हमारे ही पास है। पहले अपनी जेबों में खून पसीने की कमाई डालेंगे, बाद में किसी दूसरे को उसका हक देंगे। जवादी कुछ ना बोला। घंटी पर हाथ रखा तो उदास बुलबुल को कॉपी करने वाला पियून हाजिर हुआ। मिस साजिदा परवीन को तो बुला दें। उसने आपा नूर जहां की बड़ी साहबजादी का नाम लिया। उससे क्या काम पड़ गया है तुम्हें? शिबली ने भवें उचका कर पूछा। जवाब ना मिला तो वो फिर से फाइल पर नजर जमा कर बैठ गया। मिस साजिदा परवीन नीले रंग का जॉर्जेट का सूट पहने, बालों को सलीके से बनाए हाजिर हुई और खासी माकूल दिखाई दी। आइए मिस साजिदा परवीन, ये बताइए आपने स्कूल को कैसा पाया? साथी टीचर तो अच्छे मजाज की हैं ना? जवाब में वो हंस पड़ी। हम 3 बहनें ही तो हैं और हम लोगों के अलावा एक और है। अब उसने हमसे बैर बांध कर अपना दिन तो खराब नहीं करना। जी जी, बजा अरशाद फरमाया आपने। आपके माथे का जख्म अब कैसा है? इस सवाल पर ज़रा गड़बड़ा कर बोली। मामूली सा था, अब ठीक है। अच्छा, आप अब मिस्टर रफ़ीक के कमरे में जाइए, उन्हें बताएं कि मैंने आपको उनके पास भेजा है ताकि आप उन्हें अपनी क्लास में मौजूद बच्चों की तादाद के बारे में बता सकें। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? वो हैरान हुई। जैसा मैंने कहा है कीजिए। अब ज़रा सख्ती से कहा। वो सरसबात में हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। याद रखना शिबली, अगर किसी दिन मैं भूल जाऊं या छुट्टी पर हूं तो तुम मिस साजिदा परवीन को रफ़ीक साहब के कमरे में भेज देना किसी न किसी काम से। अब के शिबली चौंका, फिर हंसने लगा।
जवादी उठ जा, नहीं तो बुलाती हूँ तेरे अब्बा को। आवाज़ें दे दे के मेरा गला बैठ गया है। हाँ माँ, मैं कहाँ जानता था। सुबह सवेरे उठना ऐसा अजाब काम हुआ करता है। ऊपर इस साल सर्दी भी जम के पड़ रही है। मुझे तो लगता है जून जुलाई में भी स्वेटर पहनने पड़ेंगे। आपके बाजार जाओ तो मेरे लिए एक खूबसूरत लेदर जैकेट ज़रूर खरीद लेना। वो कंबल में मुंह छुपाए कह रहा था, लेदर जैकेट पहनकर तूने बिस्तर पर लेटना ही है ना। उठ जा, मैं जूती उतारने लगी हूँ। वो मामू का दोबारा फ़ोन आ चुका है। शिबली कब से तैयार होकर स्कूल पहुँच गया है, तू रोज़ लेट जाता है। तेरे अब्बा को पता चल गया तो ज़रा लिहाज नहीं करेंगे। उन्हें तो वक्त की पाबंदी ना करने वालों से वैसे भी सख्त नफरत है। याद नहीं, एक ज़माने में जब स्कूल के बच्चे लेट आते थे, ये गेट बंद कर देते थे, फिर आधे घंटे बाद सब लेट आने वालों के लिए गेट खुलता था और सबके मुंह पर दो दो चपेड़े मारने के बाद क्लासों में रवाना किया जाता था। मैं कहती हूँ, चपेड़े खा कर सूजा हुआ मुंह लेकर स्कूल जाने का इरादा है? ओहो, आपने भी अब्बा की दहशतनाकी के वाक़यात चुन चुन कर याद किए हुए हैं। क्या था जो 1.5-2 घंटे बाद चला जाता? उसे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। उसे बिस्तर छोड़ता देखकर वालदा ने इत्मीनान से सर हिलाया और किचन की राह ली। यकीनन नीलमा ने मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं किए होंगे। बस शहर बानो बहुत हो गई। तुम जल्दी से इस घर में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कम से कम कोई सुबह सवेरे प्यार से जगाने वाला तो हो, कोई कपड़े इस्त्री करके देने वाला, कोई मेरी पसंद का नाश्ता बना कर देने वाला। यही सब सोचते उसे रफ़ीक साहब का ख्याल आ गया। 1 हफ्ता हो रहा था वो रोज़ाना भी साजिदा परवीन को उनके पास किसी न किसी काम से भेज रहा था। अब क्या सोचने बैठ गए हो? मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है, फिर ना कहना ठंडा है। माँ ने एक बार फिर कमरे में झांका। प्यारी माँ, ठंडे को ठंडा ही कहूँगा, गर्म कह बैठा तो ज़माने को दिमागी हालत पर शुबा होगा। वे गल सुन, आज स्कूल से आकर मुझे बाजार तो ले जाना। ये शहर बानो की माँ बता रही थी। सेल लगी है। हाँ, शहर बानो की अम्मा से ज़्यादा मोतबर इत्तला कौन दे सकता है। एक ही शौक है, घूमना फिरना, वो भी बारौनक बाज़ारों में। तुझे क्या तकलीफ़ है? बुरा मान कर पूछा गया। मुझे बहुत तकलीफ़ है। इस वक्त तफसील में जाने का टाइम नहीं, फिर कभी बताऊंगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंचा। शिबली इस वक्त एक अदद पढ़े लिखे जोड़े को स्कूल की खूबियाँ गिनवाने में मसरूफ़ था। वो सब तो ठीक है, मगर फ़ीस आपकी कुछ ज़्यादा है। देखिए ना, प्ले ग्रुप का बच्चा, और सबसे ज़्यादा मेहनत प्ले ग्रुप पर ही तो करनी पड़ती है। आप बच्चे को क्लास 1 में दाखिल करवा दें, फ़ीस में रियायत दी जा सकती है, मगर हम 2.5 साल के बच्चे को क्लास 1 में किस तरह दाखिल करवा सकते हैं? अजीब बात करते हैं आप। खातून ने नाक चढ़ाते हुए बालों को झटका दिया। तो फिर प्ले ग्रुप ही मुनासिब है ना। लीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। शिबली ने जैसे मसला ही हल कर दिया। अब के उन्होंने फॉर्म थाम लिया। क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी आ गए हो। शिबली ने उसकी तरफ तंज का तीर फेंका। बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे बगैर भी कुछ करना सीखो, इसीलिए देर कर देता हूँ, वरना उठ तो मैं तड़के ही गया था। शिबली ने जवाबन मायनी खेज अंदाज में सर हिलाया और किसी फाइल को खोलकर बैठ गया। दोपहर में जब नाना मामू के कमरे से जवादी की वापसी हुई तो शिबली ने खुशखबरी सुनाई। आज रफ़ीक साहब इधर आए थे। देर तक मुझसे इधर उधर की फजूल बातें करते रहे, फिर बज़ाहिर साजिदा परवीन का सरसरी सा बैकग्राउंड पूछा और मुझसे कुछ राय लेना चाही। फिर तूने क्या कहा? जवादी ने इश्तियाक से पूछा। पूरी बात तसल्ली से सुन लेता तो सवाल करने की नौबत न आती। मैंने जाहिर है तारीफ़ ही करनी थी और साथ ही ये भी कह दिया, आपने अब तक की उम्र अकेले क्यों गुजार दी। खैर, बिगड़ा तो अब भी कुछ नहीं। आप घर बसाने की सोचिए, वरना ये जायदादें, ये दौलत किस काम की। खबीस रिश्तेदार ही बाद में ऐश करेंगे। जो आज आपको नहीं पूछते, आप क्यों अपनी दौलत उन पर लुटाएं। शादी करना कौन सा मुश्किल काम है, बस कर डालिए। वो कहने लगे, आपकी बात दिल को लगती है। वाकई ऐसा मशवरा कोई मुखलिस ही दे सकता है, वरना रिश्तेदार तो अब एक ही बात करते हैं, बुढ़ा वेला है, शादी करके मिट्टी पलीद न करना। मैंने कहा, बुढ़ा वेला हो आपके दुश्मनों का। आप तो अभी तक किसी घोड़े की तरह चुस्त, शेर की तरह ताकतवर, उकाब की तरह तेज नज़र, चीते की तरह फुर्तीले दिखाई देते हैं। बड़े मायूस हुए, कहने लगे, इंसानों वाली कोई खसूसियत मुझ में नहीं है। मैंने कहा, मायूस ना हो, इंसान और इंसानियत आजकल नापैद हो चुकी है और यूं भी इसका भाव बहुत गिर गया है। बस जाइए, शादी की तैयारी कीजिए। आपा नूर जहां, वालदा और मिस साजिदा परवीन को राज़ी करना हमारा काम है। बेचारे उछल ही तो पड़े, आंखें फैला कर बोले,
آپ کو کس طرح پتا چلا کہ میں مس ساجدہ کو پسند کرنے لگا ہوں؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے خود ہی بتایا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کچھ دیر سوچتے رہے کہ کب بتایا تھا، یاد نہیں آیا۔ خیر، شرمائے گھبرائے، کچھ خوش کچھ حیران، مجھے وہ کافی معقول لگے۔ میں خود بات کرتا ہوں ان سے، جوادی اٹھنے لگا۔ شبلی نے بازو دبوچ لیا۔ پہلے یہ بتا، تو لڑکی کا ماما لگتا ہے یا اس نے تجھے منہ بولا ابا بنا لیا ہے؟ میں کیا فضول بکواس کر رہا ہوں؟ کب ہانک رہا ہوں؟ اوہو بس شبلی، تو بھی نا، یہ جو صبح سویرے اٹھنے لگا ہے نا، بس اسی وجہ سے ہے۔ میں ذرا دوبارہ تصدیق کر لوں تاکہ شام کو آپا نور جہاں کے کھلے آنگن میں اترتی دھند اور تھرکتی ہواؤں میں چائے پی جا سکے۔ ذلیل، نہ کر ایسی باتیں، میں ہیٹر لگے آفس میں بھی کانپنے لگا ہوں۔ وہ مجھے خیال آیا جوادی، اپنے شیدے ڈرائیور کے دکھ بھی تو یہی ہیں، کیوں نہ پہلے اسی کے گھر ہو آئے؟ مس ساجدہ سے چھوٹی مس نسرین کو سر بھی تو ہیں۔ واقعی خیال اچھا ہے، آج یہ کام نپٹاتے ہیں۔ پر نہیں، آج تو میری والدہ نے جلدی آنے کو کہا تھا، انہیں بازار جانا ہے کسی کپڑے کی دکان پر سیل جو لگی ہے، اور سیل روز روز تھوڑی لگتی ہے۔ واقعی یہ تو بہت ضروری ہے۔ چلو پھر اپنا پروگرام کل پر اٹھا رکھتے ہیں، اور تم ذرا شیدے ڈرائیور کو فون بھی کر دو۔ ہاں کیوں نہیں، میرا تو لنگوٹیا یار ہے، مجھے نمبر نہیں دیا ہوگا تو کسے دیا ہوگا؟ پتہ نہیں اتنی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو جوادی؟ میں آ سکتی ہوں سر؟ دروازے پر مس ساجدہ کی آواز ابھری۔ واہ واہ، دونوں ٹھٹکے۔ یہ محبت بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ عام سی شکل پر بھی عکس اترے ہیں اور وہ بدل سی گئی ہے۔ مس ساجدہ جس کام سے آئی تھیں کر کے چلی بھی گئیں، دونوں سر دھنتے رہے۔ پھر جوادی بولا، شبلی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہوں۔ تم کیا مطلب؟ یعنی یہ تم اپنے حسن کی فراوانی پر جھوم رہے ہو؟ دیکھو نا، جب اس پروین جیسی عام صورت محبت پا کر کیا سے کیا ہو سکتی ہے، تو میرا شمار تو ہمیشہ سے خوبرو لڑکوں میں ہوتا رہا ہے۔ میں شہر بانوں کی محبت میں کیا سے کیا ہو چکا ہوں، مجھے خبر ہی نہیں۔ محبت تو میں بھی کرتا ہوں، اب کے شبلی نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولا، میرا خیال ہے یہ رنگ صرف لڑکیوں کے چہرے پہ اترتے ہیں۔ رفیق صاحب کو تو کوئی افاقہ نہیں ہوا؟ ہمیں کھوجنا چاہیے کہیں رفیق صاحب فراڈ تو نہیں۔ گھر میں ایک عدد بیوی اور 4-6 صاحبزادیاں رکھ کر باہر عشق کا کھیل تو نہیں رچاتے۔ واقعی آپا نور جہاں کے پاس جانے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی۔ اس شام شبلی چائے پینے جوادی کے گھر گیا تھا، اور نانا ماموں دیر تلک کاجو کی وہ مٹھائی ڈھونڈتے رہے تھے جو بہت چھپا کر اپنے کمرے میں رکھی تھی۔ لگتا ہے چوہا پھر گھس آیا ہے، اماں پرتفکر انداز میں بولی۔ اوہو آپا، چوہا ڈبے میں سے مٹھائی نکال کر ڈبہ اتنی نفاست سے بند نہیں کر سکتا۔ وہ جھلائی۔ ضرور تو نے کھا لی ہوگی، تجھے بھولنے کی بیماری بھی تو ہے۔ تب وہ سوچ میں پڑ گئے، آتے جاتے رہا تو نہیں جا رہا تھا۔ وہ کھاتے تو رہے تھے مگر ساری نہیں کھائی تھی۔ ڈبے میں اچھی خاصی مٹھائی موجود تھی۔ شبلی کدھر ہے؟ لو، اب تم اس پر الزام لگاؤ گے؟ بیچارہ تمہارے ساتھ ہی اسکول سے آیا تھا، روٹی کھائی، اپنے کمرے میں گھس گیا، اور اب تو وہ کب سے جواد کی طرف گیا ہے۔ اچھا، کمال ہے، شاید آپ ہی میری یادداشت کمزور ہونے لگی ہے، میں ہی بھولنے لگا ہوں۔ وہ بڑبڑائے، خالی ڈبے میں پھر جھانکا اور ٹھنڈی سانس بھر کر کرسی پر جا بیٹھے۔ جوادی، تم تو چائے بنانے میں ماہر ہو چکے ہو، سچ سواد آ گیا، ساتھ میں کاجو کی مٹھائی ہو تو بکواس سے بکواس چائے بھی مزہ دیتی ہے۔ جوادی نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ میری محبت دیکھ، اکیلا بھی کھا سکتا تھا۔ کیسے کھا سکتا تھا؟ بچپن سے لے کر آج تک کوئی چیز اکیلی کھائی ہے؟ یہاں تک کہ جوتیاں بھی۔ سچ کہتے ہو، ہمیں ہماری دوستی پر فخر ہے۔ بے جوادی، تو نے اپنا کوئی کام کرنا ہے تو کر لے، میرا بازار جانے کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ نے آ کر خوشخبری سنائی۔ کینسل ہو گیا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ دفعہ دور، ماں کا ذرا سا کام کرنا پڑ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ نہ، آپ روٹھا نہ کریں، آپ کو اداس دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ وے رین دے وے، بھلا میں تم دونوں کو جانتی نہیں ہوں؟ جانتے ہی تو نہیں ہیں، اور جانے بھی کیسے؟ بڑے لوگوں کی قدر زمانے نے ہمیشہ ان کے جانے کے بعد کی ہے۔ کیوں دل دہلانے والی بکواس کرتے ہو؟ بڈھے ماپیوں کے سامنے مرنے کی باتیں شرم نہیں آتی؟ دوبارہ بکواس کی تو چپیڑے ماروں گی۔ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہونے کا کبھی ارادہ کریں تو انتخابی نشان چپیڑے ہی لیجیے گا۔ جی ہاں،
आप के लिए चपेड़ का मुनफरिद निशान और अब्बा के लिए पिशावरी चप्पल। जवादी ने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से शिबली की बात आगे बढ़ाई। मैं क्यों खड़ी होने लगी इलेक्शन में? ये तो फारिग निकम्मे लोगों का काम है, मुझे घर के बखेड़े थोड़े हैं। और शिबली, तू मामू जी को मेरा सलाम कह देना, उन्हें कहना फारिग हो तो वो इधर चक्कर लगा लें, नहीं तो मैं किसी दिन शाम को तुम्हारी तरफ आऊंगी। मुझे मामू जी से बड़ा ज़रूरी काम है। काम की नौयत पूछ सकते हैं? आहो, वो एक काके को स्कूल में दाखिल करवाना है और एक को काम पर लगवाना है। जहाँ तक काम पर लगाने की बात है, पहले ही बता देना, काम सख्त और तनख्वाह कम होगी। वे बेहदाए तो क्यों कहर बुलाते हो? काम ज़्यादा तनख्वाह कम, ये कोई बात है? ये सब नाना मामू की कारिस्तानी है। वैसे इरशाद फरमाते हैं, जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे हम तनख्वाहों में इजाफा करते जाएंगे, इसलिए आप एक काका नहीं बल्कि बहुत से काके और काकियां दाखिल करवाएं। मैं क्या लोगों के बच्चे ज़बरदस्ती उठाकर तुम्हारे स्कूल में भर्ती करा दूं? जिसके माँ बाप कहेंगे उसे ही दाखिल कराऊंगी ना। आप माँ बाप को कायल तो कर सकती हैं, यही काम कर दें, बल्कि शहर बानों की वालदा को साथ लगा लें। वो तो यूं भी सारा दिन तितली बन कर मोहल्ले में उड़ती फिरती हैं। ना बकवास किया कर जवादी, वो मेरी मुंह बोली बहन बनी हुई है, इस लिहाज से तेरी खाला लगती है। खाला की इज्जत का तो वैसे भी बड़ा हुक्म है। अभी तो रिश्ता मुंह बोला है ताई जान, अगर आप इसे मोहर लगाकर पक्का कर लें तो कैसा रहेगा? जवाद भाई, मेरी 2 सहेलियां आई हैं, ज़रा भाग कर 6 समोसे, 1 पाव गाजर का हलवा और फ्राइड फिश तो ला दें। नीलमा ने बड़े गर्ल टाइम पर एंट्री दी थी। शिबली की बात बीच में रह गई। 2 सहेलियां, 6 समोसे, 1 पाव गाजर का हलवा, फ्राइड मछली, क्या किसी पहलवान की नूर चश्मियां हैं? जवादी भाई, वो चिल्लाई, फिर माँ से बोली, देखिए अम्मी, मेरी नहीं सुनते, आप कहिए ना इनसे। मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद गश खाने वाली हूँ। ये किस बादशाह की औलादे हैं जो तू इतने खर्चे के मूड में है? सीधे सीधे निमको और बिस्किट का पैकेट गली में खेलते किसी बच्चे को आवाज़ देकर नुक्कड़ वाली दुकान से मंगवा ले। नहीं अम्मी, प्लीज़, मेरी इज्जत का सवाल है, वो पहली बार मेरे घर आई हैं। नीलमा बाकायदा मिन्नत पर उतर आई, मगर जवादी की अम्मा तो वो हस्ती थी जिससे हेड मास्टर वालिद साहब भी दब जाया करते थे। मेरे पास पैसे हैं, कल ही अब्बा ने 500 रुपये दिए थे। वो 500 तेरे महीने भर के खर्च के लिए दिए थे, तू लुटा दे एक दिन में, फिर आना मुझसे कुछ मांगने। नहीं मांगूंगी, प्लीज़ आप ये सब मंगवा दें। ला देते हैं, पर मैं भी तो देखूं कौन से ऐसे ख़ास मुंह हैं जो तेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे। वो ड्राइंग रूम की सिमत बढ़ी। हाय, अम्मी ने तो पता नहीं क्या क्या पूछने बैठ जाना है। आप ये पैसे पकड़े जाते जाते शहरबानों को कह जाइएगा, मैं अपनी सहेलियों के पास बैठी हूँ, आके चाय के बर्तन तो सेट कर दे और चाय भी बना दे। सच भाई, बहुत अमीर और मॉडर्न दोस्त है ये मेरी। अगर आप दोनों की उन दोनों से बात बन जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएं। वो दोनों उसका इरादा सुनकर उछल पड़े। अब तो मैं उनके लिए बिस्किट निमको भी लाने को तैयार नहीं। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी, हमारे घर में तो शहर बानो और ज़ेबा को आना है। सॉरी भाई, सॉरी। अगर उनमें से कोई नाना मामू के लिए राज़ी हो जाए तो हम घी के चिराग जलाने को तैयार हैं। अशपील का अंदाज पुरसोच था। नीलमा एकदम से सुर्ख हो गई। याद रखें, वो मेरी दोस्त हैं, मेरी ही उम्र की हैं। नाना मामू उनके अब्बा से भी बड़े हैं। कभी कभी आप ऐसी बातें कर जाते हैं कि सर पीटने को जी चाहता है। जाएं, जल्दी बाजार जाएं और शहर बानों को बुला लाएं। पता नहीं अम्मी क्या क्या पूछ रही होंगी। ना शहर बानो तुम्हारी उन अमीर नखरीली सहेलियों की चाकरी आखिर किस खुशी में करे। ओहो, आप अपने रिश्ते को दरमियान में रख कर मत उछलें। वो बहन है मेरी, हम एक दूसरे के काम आते रहते हैं। अब अगर तसल्ली हो गई है तो चले जाएं बाजार। चल जवादी, अगर मेरी किस्मत में एक दावत लिखी है तो इनकार करके कुफर क्यों करें? वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। शीदे ड्राइवर को शीशे में उतारना कुछ मुश्किल नहीं था, मगर उसके ऊंट की तरह जिद्दी खोते की तरह अड़ियल वालदैन को मनाने में ज़रा वक्त लगा। और जब 1000 दलीलों के बाद अम्मा साहिबा राजी हुई तो सीना तान कर बोली, लाऊंगी बरादरी से बाहर की पढ़ी लिखी बहू, देखती हूँ कौन मुझे रोक सकता है। इस अदा पर दोनों बहुत चराग पा हुए, यानी इतने दिनों से दिमाग पिच्ची हम कर रहे हैं। बात मोहतरमा की मोटी अकल में किसी भी तरह समाई नहीं थी और अब यूं अकड़ रही हैं जैसे ये अक्लमंदाना फैसला खालिस्तन उनका जाती है। चलो जी, हम दोनों के राजी हो जाने पर मिठाई मंगा कर खाते हैं। ठीक है चाची जान, मगर शर्त यह है मिठाई आपके मोहल्ले की दुकान की हरगिज़ नहीं होनी चाहिए।
हमारे इलाके की बर्फी तो बड़ी पसंद की जाती है, वो इसलिए कि मकीन यहीं से खरीद कर खाते आ रहे हैं, कभी यहाँ से बाहर निकल कर खरीदने की जहमत नहीं करते। जब दोनों दिन के 11:30 बजे स्कूल पहुंचे तो सामने मिस्टर रफीक के कमरे से मिस साजिदा परवीन चेहरे पर लाली सजाए निकल रही थीं और मिस्टर रफीक अपने ऑफिस के दरवाजे में खड़े उन्हें क्लासरूम की तरफ जाता देखकर उनकी चाल पर निसार हो रहे थे। कोट के कॉलर में गुलाब का फूल था और चेहरा खिलकर गुलाब तो नहीं अलबत्ता जामन जरूर हो रहा था। ये फूल, जवादी को झटका लगा, लपक कर उन तक पहुंचा और फूल दबोच कर कॉलर से अलग किया। वो तो सदमे से निढाल दिखाई देने लगे। ये फूल मुझे वापस कर दें। क्यों? ये आप गुल बकावली के बाग से तोड़ कर लाए हैं? अगर नहीं तो फिर समझ जाइए, इस फूल का चुराना गुल बकावली के बाग के गुल को चुराने से ज्यादा खतरनाक है। नाना मामू गर्दन मरोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे और मिस साजिदा से कह दीजिए आइंदा फूल बाजार से खरीद कर लाएं, हमारा चमन मत उजाड़ें। ठीक है जी, मगर ये फूल तो मुझे वापस कर दें। इस जुर्म के निशान को नीस तो नबूद कर ही दो नौजवान कि ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। शिबली ने झट मशवरा दिया। जी हाँ, और फूल देने का शोभा आपका है, ना कि मिस साजिदा का। आइंदा इस बात पर ध्यान रखिएगा। कल बाजार से फूल खरीद कर लाएं और मिस साजिदा की खिदमत में पेश कर दें, या अगर मजीद जसारत कर सकते हैं तो उनके बालों में सजा दें। शिबली के मशवरे पर वो शर्मा से गए। आप दोनों को सर याद कर रहे हैं। उसी वक्त पियून ने आकर खुशखबरी सुनाई। याद कैसे न करें, हम काम ही ऐसे कर रहे हैं। दोनों आह भरते हुए उसके साथ हो लिए। नाना मामू ऑफिस में मौजूद थे मगर बैठे नहीं थे, कमरे में बाकायदा टहल रहे थे। दोनों ने मुश्तरका सलाम किया जिसका जवाब नहीं मिला। क्या टाइम हो रहा है? कड़े तेवरों के साथ पूछा गया। शायद 11:15 हो रहे हैं। शायद नहीं, यकीनन। वो धाड़े। कहाँ थे तुम दोनों? मैं लिहाज नहीं करूँगा, यहीं स्कूल में कान पकड़वा दूंगा। हम चंद नए टीचर भर्ती करने का सोच रहे थे, इसीलिए चंद माकूल जवानों से मिलने गए थे। माकूल जवान? क्या तुम्हें पता नहीं है मैंने पढ़ाने के लिए सिर्फ लेडी टीचर रखी हैं? जी, हमने सोचा जो जवान माकूल है यकीनन उनकी बहनें भी माकूल होंगी। वो कहते हैं ना, एक चावल चेक कर लो, पूरी देख का अंदाजा हो जाता है। शिबली ने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी। नाई की औलाद, ये स्कूल है, यहाँ जर्दे बरयानी कोर में नहीं पकते और मुझसे मशवरा किए बगैर तुम स्टाफ बढ़ाने के बारे में मत सोचो। जी ठीक है, आइंदा एहतियात करेंगे। और हाँ, ये मिस्टर रफीक आजकल रोजाना कोट पैंट चढ़ाकर खुशबुएं छिड़क कर आने लगे हैं, जैसे प्रिंसिपल मैं नहीं वो हैं। उन्हें समझा देना अपनी हदूद में रहें, मुझे मुतासिर करने की हरगिज कोशिश न करें। मुझे उनकी सूरत पहाड़ी बकरे जैसी लगती है और पहाड़ी बकरे के बारे में मैंने तारीख में कभी नहीं सुना कि किसी को मुतासिर कर सके हों। दोनों फौरन कमरे से बाहर आ गए और खूब हंसे। हाय पुरगरूर लोगों का अंजाम, समझ रहे हैं रफीक साहब? ये खड़ाग उन्हीं के लिए कर रहे हैं और सद्दे शुक्र कि उन्होंने मिस साजिदा परवीन पर गौर नहीं कर लिया, वरना मसला गंभीर भी हो सकता था। अभी वो लॉन में खड़े हंस रहे थे कि मिस अलमास सामने बने ऑफिस के कमरों में से कंप्यूटर पर बैठने वाले जाहिद के कमरे से निकली। जरा रुकी, मुस्कुराहट को संजीदगी के पर्दे में लपेटा और फिर चल पड़ी। दोनों लपक कर मिस्टर जाहिद के कमरे में पहुंचे जहां वो अभी तक मुस्कुराए चले जा रहे थे। हेलो हेलो, क्या आप ख्वाब खरगोश से निकलकर हकीकत की दुनिया में आना पसंद करेंगे? जी हाँ, वो सटपटाए। आपकी बेगम का फ़ोन है। जवादी ने रिसीवर थमा दिया। ओह अच्छा, जल्दी से थमा। 2 बार हेलो हेलो किया, फिर सवालिया अंदाज में जवादी को देखा। कितने बच्चे हैं आपके? जी 2, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस अलमास को आप किस खुशी में बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं नहीं बना रहा, वो खुद मेरे ऑफिस में आती रहती हैं। उसे आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं? देखिए जी, मेरे अब्बा का अच्छा खासा जनरल स्टोर है, दिन में अब्बा और शाम में मैं बैठता हूँ। ये तो दिन में फारिग होता था, इसलिए इधर नौकरी कर ली। अंदाज बता रहे थे कि रोप में नहीं आएंगे, भले नौकरी छोड़ जाएंगे। बेहतर है आप जनरल स्टोर ही चला लें। दोनों ने उनके शाने थपके और बाहर आ गए। यार, कमार पने की भी अलग ही छाप होती है। अब ये मिस्टर रफीक अच्छे खासे बुजुर्ग हैं, मगर साफ पता चलता है कमारे हैं। और नौजवान जाहिद, उसे देखते ही हमने ठीक अंदाजा लगाया। पहचानने के लिए भी चश्मे बीना चाहिए, जो शायद लड़कियों के पास नहीं होती। हाँ, सिवाय बीना के। शिबली ने इत्तफाक किया। तुम अजीम हो, जवाब में जवादी ने अपने अंदाज में तारीफ की। उस रोज़ छुट्टी से कुछ देर पहले मिस साजिदा से
छोटी बहन मिस नसरीन एक बच्चे की शिकायत के साथ उनके कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने पूछ लिया, आपको ड्राइवर कैसे लगते हैं? क्या मतलब है ड्राइवर कैसे लगते हैं? मेरे क्या वो मामी के पुत्र हैं जो मैं उनके बारे में सारी मालूमात रखती हूँ? वाकई बात नहायत माकूल और दबंग लहजा मजीद वजन पैदा कर रहा था। हमारा मतलब था जी कि ये पेशा कैसा लगता है? दफ़ा करो जी, ये कुड़ियों के करने का काम नहीं। आपने टीचर लगवा दिया, यही ठीक है। दिमाग तो उन पागल बच्चों के साथ खराब हो जाता है, मगर नौकरी बाइज्जत है। जबकि ड्राइवरी अल्लाह माफ़ करे, सुबह कुड़ी रिक्शा लेकर घर से निकली है, शाम को किसी मुसाफिर ने अगवाही कर लिया है। ना जी ना तौबा। वो कानों का हाथ लगाती कमरे से बाहर चली गई। सिर्फ मैं ही नहीं, मिस नसरीन कोसर भी अजीम है। अशबील ने फराख दिली से एतराफ़ किया। ये क्या है? नाना मामू ने उनकी जानिब से बढ़ाए गए कागज़ पर एक निगाह गलत डालना भी ज़रूरी नहीं समझा और बराह रास्त उनसे पूछा, छुट्टी की दरख्वास्त है। छुट्टी किस सिलसिले में? क्या तुम दोनों इकट्ठे बीमार हो गए हो? नहीं, बीमार तो नहीं है। ज़रूरी काम की दरख्वास्त। सिर्फ 2 दिन के बाद हम ऑफिस में हाजिर हो जाएंगे। तुम और तुम्हारे ज़रूरी काम। यकीनन मोहल्ले के बच्चों ने क्रिकेट का मैच रखा होगा और एम्पायर तुम लोग होगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी काम तो खैर नहीं है, मगर है वो भी ज़रूरी। गेट आउट। और 2 रोज़ बाद भी ना आए तो फिर कभी यहाँ मत आना। वो शुक्रिया अदा करके चले आए। उनके आने के 5 मिनट बाद मिस्टर रफ़ीक ज़रूरी काम की दरख्वास्त लेकर आ गए। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी मुस्कुराहट थी कि नाना मामू डांट डपट नहीं कर सके। खामोशी से दरख्वास्त मंजूर कर ली। उस पर जिस तरह वो खिलखिलाते हुए मशकूर हुए, वो सूरत हाल भी काबिल गौर हो सकती थी जो फ़ौरन ही मिस साश्ता परवीन भी दरख्वास्त लेकर ना आ जाती। वो इस तरह शर्मा रही थी कि नाना मामू जैसे ज़हीन व फ़तीन शख्स को समझने में देर नहीं लगी थी कि मामला कुछ ख़ास है। मगर उसके बाद मिस नसरीन और उनसे छोटी मिस शाहीन ने पैमाना सब्र लबरेज कर दिया। दोनों को छुट्टी देने से साफ इनकार के बाद ऑफिस से निकाल दिया गया। दोनों बसोरती हुई जवादी अशबील के मुश्तरका ऑफिस में आईं। आपके वो बुजुर्ग हमारे हेड मास्टर बड़े ही सड़ियल मजाज के हैं, छुट्टी देने से इनकार कर दिया है। पहले तो आप ये बात नोट फरमा लें, छुट्टी ना देने पर उन्हें सड़ियल मजाज हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता। इसकी कुछ और वजूहात हुआ करती हैं। अब हम शॉपिंग कैसे करेंगे? मिस शाहीन तो बेहद दिल गिरफ्ता थी। तो ठीक है ना, फजूल खर्ची नहीं हो सकेगी। आप नहीं जानते ये मौका ज़िंदगी में कितने साल बाद आया है। हम तो मायूस हो चुके थे, सोच लिया था गरीब माँ की ये 3 बेटियां हैं, इसी घर में बैठी रह जाएंगी, कभी कोई हमारे लिए नहीं आएगा। मगर खुदा को रहम आ गया है हम पर, और अब ये प्रिंसिपल साहब हमारी खुशी को किरकिरा कर रही हैं। परेशान मत हो, बस कल आप दोनों बीमारी की दरख्वास्त घर से रवाना कर दीजिएगा, बल्कि अभी लिखकर पियून को थमा दीजिए और उसे कसम दे दें कि ये कागज़ आज प्रिंसिपल को नहीं देना, कल ही उनकी टेबल पर रखना है। ये ठीक रहेगा। आप तो बड़े ही अकल वाले हैं। दोनों खुशी खुशी वापस लौट गईं। और अगले रोज़ जब नाना मामू ऑफिस आए, स्कूल भाएं भाएं कर रहा था। बच्चों के आने में अभी कुछ देर थी, मगर तमाम स्टाफ को पहले आने की हदायत थी। अशबील, जवाद, रफ़ीक, साश्ता, परवीन, ये सब तो कल किसी न किसी तरह छुट्टी हासिल करने में कामयाब हो गए थे। दोनों लड़कियों की बीमारी की दरख्वास्त पियून ने आज खिदमत में पेश की थी और मिस अलमास और मिस्टर जाहिद बगैर किसी दरख्वास्त के ही गायब थे। अब मैं क्या मक्खियाँ मारूं, और जो बच्चे स्कूल आएंगे उन्हें कौन पढ़ाएगा? वो सर पकड़े बैठे थे। उधर जवादी और शिबली आपा नूर जहाँ के यहाँ मौजूद बहुत सा काम अपनी निगरानी में करवा रही थे। दोनों लड़कियों को उनकी एक सहेली जो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, आज अपनी निगरानी में लिए बैठी थी और आपा नूर जहाँ आते जाते बार बार हदायत कर रही थी, देखना कहीं बिल्कुल ही बांदरियाँ ना बना देना। रफ़ीक तो अकेला आदमी है, मगर रशीद के घर वालों ने आना है। ठीक है, वो नसरीन को पसंद करके हाँ तो कर गए हैं, मगर फिर लड़की को बार बार देखना हमारे यहाँ का रवाज है। फिक्र न करो खाला, मैं बड़ी माहिर हूँ। देखना लड़कियाँ बिपाशा बासु और करीना कपूर लगेंगी। नी चलनी उन मुस्टंडियों से ना मिला मेरी मासूम बेटियों को, और ख़ुद भी कुछ होश कर। ये कमीज़ का गला है या कुआं? नीचे ही नीचे जा रहा है, दुपट्टा ठीक से ले। घर में मुंडे काम करवा रहे हैं, और समझो मेरे तो मोहसिन नहीं है लड़के। एवं किसी का दिल इस अदा पे आ गया तो फिर मैं तो सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगी। ए नूरजहां, उन्होंने तेरे साथ क्या किया और तेरे ही घर में उनके साथ क्या हो गया? क्या मतलब है तेरा खाला? अपने भूरे बिखरे बालों को झटक कर वो चिल्लाई।
آئے ہائے میرا بھی دماغ چل جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی میں۔ خالہ جلدی سے بات بدلتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ بتاؤ ان دونوں خوبصورت لڑکوں میں سے عادت کا کون زیادہ اچھا ہے؟ وہ ساشتہ اور نسرین سے معلومات لینے لگی۔ آئے ہائے دھیان سے، تو تھریڈنگ کر رہی ہے یا منہ کھرچنے لگی ہے؟ بات کا یہ جواب موصول ہوا۔ آج تھریڈنگ ہوگی، بلیچنگ ہوگی، دوسرا رنگ گورا کرنے والا کام بھی میں آج کروں گی، اور کل جب تقریب ہوگی محلے والے پہچان نہیں سکیں گے۔ بڑی صفائی ہے میرے ہاتھ میں، بڑی ماہر ہوں میں اپنے کام کی۔ اس کے بعد دیر تک اپنی مہارت کے قصے سناتی رہی۔ شکر ہے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی جلتے رہے۔ ہیں تم نے بتایا نہیں ان دونوں میں سے میرے لیے مناسب کون رہے گا؟ تیرے لیے؟ دل تو چاہت کرارے جواب سے نوازے، مگر اس کے واک آؤٹ کر جانے کی صورت میں پارلر کا خرچہ پڑ جاتا جس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی۔ ویسے تم دونوں میں سے کسی نے بھی ٹرائی نہیں ماری؟ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ ہمارے اسکول کے مالک ہیں، یہ بڑے امیر لوگ ہیں اور پڑھے لکھے بھی، پھر جانتے بوجھتے ہم ایسا کام کیوں کرتے؟ ہاں وہ ان کی اماں بھی بڑی فیشنیبل سی ہیں، کہتی ہیں ہماری خاندان کی عورتیں پڑھی لکھی اور سمجھدار ہیں۔ ماں نہیں نسرین، وہ دادی ہے۔ سچی اس عمر میں بھی دیکھنے کی چیز ہے، ایسی ویسیوں کو تو یہ لوگ گھاس نہیں ڈالتے۔ دونوں بہنیں اس کو جوادی اور شبلی کے خواب دیکھنے سے باز رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ بھی کچھ مایوس دکھائی دینے لگی کہ ایک دو بار جو ٹرائی ماری تھی تب بھی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کل میں جینز کے ساتھ شیشوں کے کام والی شرٹ پہنوں گی، بڑی سجتی ہے مجھ پہ۔ ضرور، اگر تجھے پتا ہے کہ سجتی ہے تو ضرور پہن لے، تمہاری اماں کو اعتراض نہ ہو۔ چل ہٹ، بڑی آئی اماں سے ڈرنے والی، کسی اور کے اعتراض کی فکر ہے تو بتا۔ تینوں بہنیں ہنسنے لگی۔ جوادی اور شبلی ابھی بجلی والے کو لے کر آئے تھے، ان کی ہنسی پر چونکے تو مس بیوٹی پارلر بری طرح شرما گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بجلی والے کو ہدایات جاری کرنے لگے۔ اگلا دن مزید مصروفیت کا تھا۔ پہلے تو صرف ساشتہ اور رفیق کی منگنی کی رسم کا پروگرام تھا۔ اچانک شیدے ڈرائیور کی والدہ محترمہ نے شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ بھی نسرین کو آج ہی کے دن شیدے کی منگ بنائیں گی۔ خالہ نور جہاں پہلے تو گھبرائیں سٹ پٹائیں، پھر جوادی شبلی سے مشورہ کیا۔ دونوں نے کہا اچھا ہے، ایک ساتھ دونوں کا کام نپٹے گا۔ شیدے کے گھر والے پہلے بھی مدعو ہی تھے، اب 2-4 لوگوں کو مزید ساتھ لے آئیں گے، آنے دو۔ چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نسرین تو صرف اس لیے پارلر والی کے سامنے بوتھا لے کر بیٹھی تھی کہ ہونے والی ساس نندوں نے آنا ہے۔ اچھا ہے، اب اسی سے تیار بھی ہو جائے گی۔ اسے کہنا خدا کے لیے ان کے بالوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو اپنے بالوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ بے پوری باندری لگتی ہے، روکھے بھورے بدرنگ سے بال۔ آپا نور جہاں نے رازداری سے کہا، میرا خیال ہے اگر باندری بھی سن لے کہ آپ اس سے ملا رہی ہیں تو بھوڑک کے مر جائے۔ چپ کر جاؤ، برا مان جائے گی، ویسے بھی اسے اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے، پتہ نہیں کس اندھے نے تعریف کر دی۔ چلو ہمیں کیا، اگر وہ اسی طرح خوش رہتی ہیں تو ضرور رہے۔ آہو ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ وہ بھی ہاں میں ہاں ملا کر چاٹ کے لیے چھولے ابالنے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو بڑی رونق تھی، محلے کے لڑکوں نے پوری گلی میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد جھاڑو بھی دے دی تھی۔ گھر چم چم کر رہا تھا، بجلی کے کمکمے جگمگا رہے تھے اور آپا نور جہاں کی آنکھیں بھی مارے تشکر کے نم ہوئی جا رہی تھیں۔ تم دونوں نے مجھ غریب عورت کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے کلیجے ہمیشہ ٹھنڈے رکھے۔ پہلے رفیق صاحب چند دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کی شادی کا سن کر خاصا اثر لیا تھا۔ وہ تو سمجھے بیٹھے تھے کہ رفیق میاں کے مرنے کی دیر ہے، جائیداد ہماری ہوئی ہے، اور ادھر رفیق صاحب شادی کا شوشہ چھوڑ رہے تھے۔ رشتہ داروں نے ہائے اس عمر میں کا تانا بھی دیا۔ تب انہوں نے کہہ دیا 45 سال کوئی ایسی عمر نہیں کہ میں زندگی سے مایوس ہونے لگوں۔ تم نے مجھے اس عمر کا کہہ کر نفسیاتی طور پر بوڑھا کر دیا تھا، اب دیکھنا میرے دن کیسے پھریں گے۔ رفیق صاحب آئے، دونوں نے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا اور کہہ دیا محلے کی شوخی لڑکیاں اکٹھی ہوئی ہیں، آپ کی تعریف بھی کریں گی، ہنسی مذاق بھی فرمائیں گے، آپے سے باہر ہو کر ان کی فرمائش پر 1200 نچھاور کرنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، بس چپ چاپ مسکراتے رہنا۔ خوشی کا موقع ہے، کیا حرج ہے، کی ہے نا بے وقوفوں والی بات، پیسے سنبھال کر رکھیں، کام آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری پارٹی بھی آ گئی اور سچی بات ہے رونق تو اب لگی۔ دور ہی سے پٹاخے چھوڑتے وہ اپنی آمد کا اعلان کرتے آ رہے تھے۔ بارات جب دروازے پر آئی
تو لڑکے کی اماں نے بھاری جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو لڈی ڈالی. یہ سین ایسا تھا کہ روتے ہوئے بھی ہنس پڑے. ساتھ میں جوادی اور شبلی بھی شامل ہو گئے. انہیں دیکھ کر رفیق صاحب نے بھی حوصلہ پکڑا. پھر شیدہ کیوں پیچھے رہتا؟ اور شیدے کے ابا کو تو اپنی جوانی پر ناز تھا ہی. وہ بیوٹی پارلر والی باندری، پھر محلے کی کچھ دوسری بھابیاں، چاچیاں، ان کے پیچھے بھائی اور چاچے، غرض 1 گھنٹے تک سب حال سے بے خبر بس ناچتے رہے، جبکہ جوادی شبلی اس دوران چپکے سے کھسک کر باورچی خانے میں جا کر سموسوں اور رفیق صاحب کی لائی پھل مٹھائی سے انصاف کرتے رہے. ناچ کر جب سب بیٹھے تو سانس قابو میں نہیں رہی تھی. خاص کر شیدے کی اماں کو دیکھ کر تو لگتا تھا آخری وقت آ گیا ہے. ادھر شیدے کا ابا لمبے لمبے سانس لینے کے بعد مخول کر رہا تھا. کہا تھا نا میں نے، نہ کر مجھ سے مقابلہ. اوئے ہم تو پہلوان بندے ہیں، ابھی 10 سال جوان رہیں گے، پر تو سنتی کہاں ہے؟ شیدے کی اماں نے سیدھا ہو کر جواب دینے کی کوشش کی، مگر حلق سے کچھ عجیب نافہم سی آوازیں نکلیں. پھر سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی. اتنی جلدی کیا ہے خالہ جی، آپ ہی کا بندہ ہے، گھر جا کر جب طبیعت سنبھلے گی تب ان کی طبیعت صاف کر دینا. جوادی نے درد مندی سے تسلی دی. رات کے دونوں اس ہنگامے سے واپس لوٹے تھے اور بڑے مطمئن تھے. آپا نور جہاں کی آنکھوں کا اطمینان ان کے دل میں اتر رہا تھا. آج ابا جی سرگودا گئے ہوئے تھے. ایسا کرو تم میری طرف ہی آ جاؤ، گھر جاؤ گے تو دادی اور نانا ماموں اسی وقت انکوائری بٹھا دیں گے. ٹھیک کہتے ہو، تمہاری طرف چلتا ہوں. اور لیٹ کر وہ سین ذہن میں دوبارہ تازہ کرتا ہوں جب ایک طرف شیدے کی ماں ناچ رہی تھی، دوسری طرف پارلر والی سینک سلائی مقابلے پر تھی. دونوں ہنس پڑے. دروازہ پہلی گھنٹی پر نیلما نے کھولا اور بولی، کب سے انتظار کر رہی تھی، دیر سے آنا تھا تو فون ہی کر دیتے. ہٹو، عظیم لوگوں کی عظمت کو کبھی تو پہچانو دنیا والوں، بلکہ گھر والوں. وہ تو صبح پہچانیں گے. اس وقت نیلما کی بات پر غور نہیں کیا. چند دن بعد جب نانا ماموں کی عدالت لگی، جس میں فریادی بھی نانا ماموں تھے، دہائی دے رہے تھے، میرا چلا چلایا کاروبار ڈبو دیا. رفیق نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نوکری کی تھی، اب نوکری کی ضرورت نہیں. دونوں بہنیں اب شادی کرنے جا رہی ہیں، ضرورت نہیں. چھوٹی بہن اب گھر پر رہے گی کہ ان قریب اسے بھی شادی کی امید پیدا ہو چلی ہے. ادھر مس الماس اور زاہد صاحب ان کی بے جا مداخلت کی شکایت کر کے اسکول چھوڑ رہے ہیں. بے جا مداخلت خواہ مخواہ. وہ زاہد بیوقوف بنا رہا ہے الماس کو. جوادی چپ نہ رہ سکا. اور نانا، آپ جتنی تنخواہ دے رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کی سزا تو دینی تھی. شبلی نے یاد دلایا. دیکھ لو، ہے کوئی شرم، کوئی شرمندگی. میری ہی عقل پر پتھر پڑے تھے جو انہیں اسکول آنے کی اجازت دے دی. اب اتنے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ والدین میری جان کو آئیں گے. ہم نئے ٹیچر ڈھونڈیں. کہتے کہتے جو نظر ہیڈ ماسٹر صاحب کی جانب اٹھی تو دیکھا پشاوری چپل پیر سے ہاتھ میں آ چکی ہے. اب ابا جی ہماری بات سنیں. ابا جی، ابا. ختم شد. So عزیز listeners, this was the end of the novel ہم سے ہے زمانہ by سمرا بخاری. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.